Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, I hope you all will be fine. May Allah subhana bless you all in this world and the world hereafter. जी, तो हमने आज अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है पीपीएससी लेक्चरर प्रिपरेशन सीरीज़ में, और चैप्टर का नेम है कोलाइड्स और कोलाइडल सॉल्यूशंस। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो सॉल्यूशंस के बारे में, ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके थे, और कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया मैंने आप लोगों को दिया था। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन, तीनों में अगर हम बात करते हैं तो पार्टिकल साइज़ का डिफरेंस होता है। याद रखिएगा कि ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज़ बहुत छोटा होता है, तकरीबन मॉलिक्यूल या आइंस के साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं अमीन के, जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से ईजीली पास कर जाते हैं। और सस्पेंशंस जो होती हैं उनमें मतलब सस्पेंशंस जो हैं वो ऐसे मिक्सचर हैं जिसमें पार्टिकल का साइज़ इतना बड़ा होता है कि हम उसे नेकेड आई से देख सकते हैं, जैसा कि रिवर का वाटर होता है जिसमें लेड सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट वगैरह, बाकी मिनरल्स वगैरह होते हैं, तो इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। इनको हम सस्पेंशंस कहते हैं, ऐसे मिक्सचर्स को। और एक ऐसा मिक्सचर जिसमें पार्टिकल का साइज़ ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशंस के पार्टिकल के साइज़ से दरमियाना हो, तो ऐसे सोल्यूशन को हम कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। और इसके पार्टिकल्स जो हैं वो इतने बड़े नहीं होते कि उन्हें हम आम आँख से देख सकें, लेकिन इतने छोटे भी नहीं होते। मीन के छोटे तो वो काफ़ी होते हैं कि उन्हें हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, बल्कि सिर्फ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए एक और वर्ड भी यूज़ किया जाता है, मीन के इन्हें सोल्स भी कहते हैं, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशंस भी कहते हैं या फिर इन्हें सोल्स भी कहते हैं। और 1861 में थॉमस ग्राहम ने नोट किया था, कुछ मीन के एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस और कोलाइड्स को उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था कुछ इस तरह से कि उन्होंने कुछ क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस लिए थे, जैसे शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, सोडियम क्लोराइड वगैरह हैं, इनको वाटर में डिज़ोल्व करके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से गुजारा था, तो इनके पार्टिकल्स जो हैं वो इजीली पास कर गए थे। लेकिन फिर उन्होंने ग्लू, जेलेटिन वगैरह लेके, गम अरेबिक लेके उसके सोल्यूशन को जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से पास करवाया, तो ऐसे जो पार्टिकल्स थे वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से पास नहीं हुए थे। तो जो पहले वाले थे, जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस वाले मिक्सचर थे, उनको जो है उन्होंने क्रिस्टलाइड कहा, उन पार्टिकल्स को क्रिस्टलाइड्स कहा, और जो दूसरे सब्सटेंसेस थे उनको कोलाइड्स कहा। कोलाइड क्यों कहा? कोलाइड का वर्ड जो है ये डिराइव हुआ एक वर्ड से, कोला। कोला का मतलब होता है ग्लू, और आइड का मतलब होता है लाइक, मीन के ग्लू लाइक, ठीक है। तो मेन जो डिफरेंस है ट्रू सॉल्यूशन में, सस्पेंशन में और कोलाइड्स में, ये पार्टिकल का डिफरेंस है, पार्टिकल के साइज़ का डिफरेंस है। इसके अलावा शेप ऑफ पार्टिकल्स देखें, अगर कोलाइडल पार्टिकल्स की शेप देखें तो रॉड लाइक भी होते हैं, डिस्क लाइक भी होते हैं, थिन फिल्म और लॉन्ग फिलामेंट लाइक भी होते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स। इसके अलावा हम कोलाइडल पार्टिकल्स को या कोलाइडल डिस्पर्शन को अगर हम डिफ़ाइन करें पार्टिकल साइज़ के लिहाज से, तो उनके पार्टिकल्स का साइज़ जो है किसी एक डायमेंशन में, लेंथ, विड्थ या थिकनेस वगैरह में 10 to 200 एंगस्ट्रॉम तक इनका साइज़ हो सकता है पार्टिकल्स का। अब अगर हम ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंस मजीद देखें एक टेबल के ज़रिए, तो यहाँ पे आप देखें कि ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं उनके मालिक्यूल्स या सोल्यूट के जो मालिक्यूल्स होते हैं उनका साइज़ इतना कम होता है कि उन्हें हम पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं इनके पार्टिकल्स को हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं ये इतने बड़े होते हैं इनको आम आँख से भी देखा जा सकता है। और ये सस्पेंशंस जो हैं ये अनस्टेबल मिक्सचर्स होते हैं, मीन के ये कुछ टाइम के बाद या किसी और असर की वजह से, किसी और फैक्टर की वजह से इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, मीन कि ये सस्पेंशन जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं रहती। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन में पार्टिकल साइज़ की बात करें या डायमीटर की बात करें, तो ट्रू सॉल्यूशन का 1 नैनोमीटर तक होता है, और कोलाइड्स में 1 to 100 नैनोमीटर तक होता है डायमीटर, और सस्पेंशन में अबव 100 नैनोमीटर होता है। ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, कोलाइड्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और सस्पेंशन जो हैं ये भी कम्प्लीटली हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। इसके अलावा ये पहले भी बता दिया था कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसे कि पार्चमेंट मेम्ब्रेन है, इसमें से ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल इजीली पास कर जाते हैं, और कोलाइड्स के पार्टिकल्स जो हैं वो पार्चमेंट मेम्ब्रेन में से पास नहीं कर सकते। पार्चमेंट मेम्ब्रेन स्टूडेंट्स होती है चमड़े का बना हुआ एक कागज़ होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम पार्चमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। पार्टिकल मीन किसी भी स्किन का बना हुआ जो मेम्ब्रेन होगा उसे हम पार्चमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। द पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन, और इसके पार्टिकल तो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं सस्पेंशन के, तो वो
पार्चमेंट मेम्ब्रेन में से नहीं गुजरते। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है सोल्यूट मालिक्यूल्स कैन पास थ्रू इवन फाइन फिल्टर पेपर। फाइन फिल्टर पेपर में से भी सोल्यूट मालिक्यूल्स पास कर जाते हैं सॉल्यूशंस के, लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो फाइन फिल्टर पेपर, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में से नहीं गुजर सकते। लेकिन इनको जो है वो हमने अगर सेपरेट करना हो, मतलब इनके दोनों फेजेस को, जो इनके आप कह लें कि सोल्यूट और सॉल्वेंट को, तो फिर अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज़ किए जाते हैं। और जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के ज़रिए उनको रिटेन किया जा सकता है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का सबसे ज़्यादा, फिर सेकंड नंबर पे कोलाइड्स का वेरी लो, और थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाती हैं सस्पेंशन। देयर इज़ नो ऑस्मोटिक प्रेशर इन सस्पेंशंस। नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट या टाइंडल इफेक्ट जो है, ये कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, और ये दोनों जो हैं टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते, और जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देते हैं, तो इस वजह से वो भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। एडजॉर्प्शन की बात करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो हैं वो एडजॉर्प्शन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, और ये दोनों जो हैं ट्रू सॉल्यूशंस और सस्पेंशन जो हैं ये एडजॉर्प्शन की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो हैं वो काफ़ी हद तक ये प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, जबकि बाकी दोनों मिक्सर जो हैं ये प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करते। इनमें से हम ये वाली प्रॉपर्टीज़ आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनमें इलेक्ट्रोस्मोसिस, कैटाफोरेसिस और कोगुलेशन वगैरह शामिल हैं। नेक्स्ट है जी फेजेस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनमें दो फेजेस होते हैं, एक होता है डिस्पर्शन फेज़ और दूसरा होता है डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स्ड मीडियम होता है और दूसरा होता है डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज़ एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज़ जो है वो आप कह सकते हैं सोल्यूट होता है, और जो डिस्पर्शन मीडियम होता है वो सॉल्वेंट की तरह होता है। मीन के जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में मौजूद है उसे हम डिस्पर्स्ड फेज़ कहेंगे, लाइक सोल्यूशन इन ट्रू सोल्यूशंस, एंड डिस्पर्शन मीडियम इज़ लाइक सॉल्वेंट विच इज़ प्रेजेंट इन ग्रेटर प्रोपोर्शन। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो डिस्पर्स्ड फेज़ के पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल से हमेशा बड़े होंगे, लेकिन कहीं पे ऐसा केस नहीं भी हो सकता, लेकिन यूजुअली ऐसा ही होगा कि डिस्पर्स्ड फेज़ के पार्टिकल जो होते हैं वो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल से बड़े होंगे जी। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स को हम तीन तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो डिस्पर्स्ड फेज़ और डिस्पर्शन मीडियम की फ़िज़िकल स्टेट के लिहाज से, जैसे हमने ट्रू सॉल्यूशन को भी क्लासीफाई किया था सॉलिड, लिक्विड और गैस, मीन के सोल्यूट और सॉल्वेंट की डिफरेंट फिजिकल स्टेट के लिहाज से, और यहाँ पे हम कोलाइड्स को भी बिल्कुल उसी तरह क्लासीफाई करेंगे। दूसरा अपीयरेंस के लिहाज से इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, और थर्ड सॉल्वेंट अफिनिटी के लिहाज से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम फिज़िकल स्टेट के लिहाज से अगर क्लासीफाई करें तो यहाँ पे आपको एक टेबल नज़र आ रहा है, सीरियल नंबर लिखा हुआ है, डिस्पर्स्ड फेज़ की फ़िज़िकल स्टेट लिखी हुई है यहाँ पे, फिर डिस्पर्शन मीडियम की फ़िज़िकल स्टेट, फिर नेम ऑफ सोल, मीन नेम ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, एंड लास्ट पे जो है इनकी एग्जांपल लिखी हुई हैं। तो ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। अगर हमारे पास दोनों जो डिस्पर्स्ड फेज़ और डिस्पर्शन मीडियम है वो सॉलिड स्टेट में हो तो ऐसे सोल का नेम होता है सॉलिड सोल, और इसमें एग्जाम्पल अलाइज, कलर्ड ग्लास और जेम्स वगैरह आ जाते हैं। अगर सॉलिड इन लिक्विड हो, कोलाइड सॉलिड इन लिक्विड, तो फिर इनको हम जस्ट सोल का नेम देते हैं। मीन के ये कॉमन एग्जांपल है, जैसे ट्रू सॉल्यूशन में सॉलिड इन लिक्विड जो है मोस्टली हम सॉल्यूशन देखते हैं अपने इर्द गिर्द। इसमें आपके पास वाइट ऑफ एग, पेंट्स, इंक्स, कोलाइडल गोल्ड, कोलाइडल प्लाटिनम वगैरह एग्जांपल आ जाती हैं। फिर सॉलिड इन गैस की बात करें तो एरोसोल आ जाता है, और ये पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ था, इंपॉर्टेंट है ये एरोसोल वाला। वैसे तो ये सारा टेबल ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चूँकि पास्ट पेपर में आ चुका है एरोसोल वाला, तो इसको आप लोग ज़्यादा अच्छे से याद कीजिए। स्मोक और डस्ट जो है इसमें एग्जाम्पल आ जाती हैं। लिक्विड इन सॉलिड की बात करें तो इनको जेल्स कहते हैं। चीज़, कर्ड, जेली एंड पुडिंग इसकी एग्जांपल्स हैं। लिक्विड इन लिक्विड की बात करें तो इनको इमल्जन कहते हैं। मिल्क, बटर, ऑयल इन वाटर इसकी एग्जांपल है। लिक्विड इन गैस, एरोसोल इनको नेम दिया जाता है। मिस्ट, फॉग एंड क्लाउड्स इसकी एग्जांपल है। गैस इन सॉलिड, सॉलिड फोम, ब्रेड, केक, प्यूमिक स्टोन वगैरह इसकी एग्जांपल है। और लास्ट है गैस इन लिक्विड, इनको हम फोम का नेम देते हैं, गैस इन लिक्विड कोलाइड्स को, और इसमें एग्जांपल सोप, लेदर, एरेटेड वाटर वगैरह शामिल हैं जी। तो फिज़िकल स्टेट के लिहाज से कोलाइड्स की टोटल हमारे पास 8 टाइप्स थी। अब नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हम इनकी अपीयरेंस के लिहाज से टाइप्स देखते हैं। तो 2 टाइप्स हैं, एक हैं सोल्स और दूसरे हैं जेल्स।
अपीयरेंस के लिहाज से दो तरह के कोलाइड्स होते हैं या दो तरह के जो होते हैं हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं। एक को हम कहते हैं सोल्स और दूसरा को हम कहते हैं जेल। ठीक है, इनकी अपीयरेंस के लिहाज से बात करें तो जो सोल्स होते हैं वो फ्लूइड लाइक उनकी अपीयरेंस होती है और जो जेल्स होते हैं उनकी सॉलिड लाइक अपीयरेंस होती है। ठीक है, जो सोल्स हैं इनमें डिस्पर्शन मीडियम जो होता है वो डिसाइड करता है सोल का नेम। जैसे हम एग्जांपल लें तो अगर हम जो है हमारे पास वाटर हो डिस्पर्शन मीडियम, मीन के लिक्विड की बात कर रहे हैं, अगर वाटर हो डिस्पर्शन मीडियम, जैसे हम ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की बात करते थे, हमारा सॉल्वेंट अगर वाटर है इस केस में तो इसे हम हाइड्रोसोल कहेंगे, और अगर हमारे पास अल्कोहल है तो इसको अल्कोसोल्स कहेंगे ऐसे सोल्स को, और अगर बेंजीन है तो बेंजोसोल्स। फिर जेल्स की बात करते हैं तो जेल्स की अपीयरेंस सॉलिड की तरह की होती है, रिजिड अपीयरेंस होती है, इनको जेल कहते हैं, और इनमें हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड होता है और डिस्पर्शन मीडियम जो है वो सॉलिड होता है। मीन कि नॉर्मली हम जो सॉल्यूशन देखते हैं ना तो वो सॉलिड इन लिक्विड होते हैं, लेकिन जेल जो हैं वो उनके उलट हैं, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन होंगे, कोलाइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, और इसके अलावा कुछ ऐसे भी मिक्सचर्स होते हैं जो कि जेल और सोल दोनों में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऐसे भी कोलाइड्स होते हैं जो कि जेल की अपीयरेंस में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और सोल की अपीयरेंस में भी। ये डिपेंड करता है उनकी रिलेटिव कंसंट्रेशन पे, मीन के डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम की रिलेटिव कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती है जेलेटिन को जब हम वार्म वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो फिर हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है जिसको हम जेल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम क्लासीफाई करें कोलाइडल सॉल्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट अफिनिटी। तो दो तरह के सोल्स होते हैं हमारे पास, लायोफिलिक सोल्स एंड लायोफोबिक सोल्स। इनके नेम से ही पता चल रहा है, लायोफिलिक सोल्स वो होते हैं जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम में अफिनिटी मौजूद हो, अट्रैक्शन मौजूद हो। ठीक है, मीन के उनके दरमियान इंट्रैक्शन डेवलप हो सके पार्टिकल और सॉल्वेंट के दरमियान। और लायोफोबिक सोल्स ऐसे सोल्स होते हैं कि जिनमें पार्टिकल्स और सॉल्वेंट के दरमियान इंट्रैक्शन डेवलप नहीं हो सकती, या फिर इंट्रैक्शन होती भी हैं तो बहुत कम होती हैं। जैसे लायोफिलिक का मतलब होता है सॉल्वेंट लविंग और लायोफोबिक मीन सॉल्वेंट हेटिंग। इनमें मेटल, सल्फर, सल्फाइड, सिल्वर हैलाइड, एग एल्बुमिन, सिलिसिक एसिड और फेरिक हाइड्रोक्साइड जो हैं ये रिवर्सिबल कोलाइडल सिस्टम देते हैं वाटर में, और इनको हम दूसरे जो हैं नॉन रिवर्सिबल कोलाइडल सोल्स भी होते हैं जिनको लायोफोबिक सोल्स कहते हैं। मीन लायोफिलिक को हम रिवर्सिबल कोलाइडल सोल्स कहते हैं और लायोफोबिक को नॉन रिवर्सिबल कोलाइडल सोल्स कहते हैं। रिवर्सिबल क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम कोलाइड को दोबारा इसके पार्टिकल्स में चेंज कर दें, मतलब सेपरेट कर दें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम को, तो अगेन जो है उनको आपस में मिक्स करके कोलाइडल सोल्यूशन अगेन बनाया जा सकता है, मीन के रिवर्स किया जा सकता है इस प्रोसेस को। लेकिन लायोफोबिक सोल के केस में ऐसा नहीं होता, उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए उनको नॉन रिवर्सिबल सोल्स कहते हैं। अच्छा, नॉन रिवर्सिबल सोल्स की मैंने आपको एग्जांपल बता दी, मेटल, सल्फ़र, सल्फाइड्स और इसके अलावा सिल्वर हैलाइड्स, एग एल्बुमिन, सिलिसिक एसिड, फेरिक हाइड्रोक्साइड वगैरह जो हैं ये नॉन रिवर्सिबल सोल्स बनाते हैं। और रिवर्सिबल सोल्स के एग्जांपल हैं प्रोटीन, स्टार्च, ग्लू, जेलेटिन, एगर एगर, और इसके अलावा जो है रबर को बेंजीन में अगर हम मिक्स करते हैं तो ये सारी जो हैं ये रिवर्सिबल सोल्स की एग्जांपल्स हैं, मीन के लायोफिलिक सोल्स की एग्जांपल्स हैं। आगे इनका डिफरेंस यहाँ पे टेबल में भी दिखाया हुआ है, लायोफिलिक सोल्स एंड लायोफोबिक कोलाइड्स। ठीक है, कोलाइड्स या सोल कह सकते हैं आप। लायोफिलिक कोलाइड्स पास इनटू कोलाइडल फॉर्म रेडिली व्हेन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद सॉल्वेंट। ठीक है, इनको लायोफिलिक सोल्स जो हैं वो इजीली इससे कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं हम, मीन के जो दोनों कंपोनेंट्स हैं उनको मिक्स करके। और लायोफोबिक को बनाना इतना आसान नहीं होता, इसके लिए जो है ना फिर मज़ीद कुछ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं जो कि आगे डिटेल में देखेंगे। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि जो लायोफिलिक सोल्स हैं इनको हम रिवर्सिबल सोल कहते हैं और लायोफोबिक को नॉन रिवर्सिबल कहते हैं। थर्ड हमारे पास डिफरेंस आ जाता है कि लायोफिलिक सोल्स को हम इजीली रिकवर भी कर सकते हैं और दोबारा कोलाइडल सॉल्यूशन भी बना सकते हैं, और लायोफोबिक के केस में ऐसा नहीं होता। फोर्थ पॉइंट है कि ओनली लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट काज प्रेसिपिटेशन, ये फोर्थ। और लायोफोबिक के केस में है कि स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन काज प्रेसिपिटेशन, मीन कि अगर हम स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं लायोफोबिक सोल्स में तो प्रेसिपिटेशन हो जाती है ऐसे सोल्स की, और लायोफिलिक में अगर हम स्मॉल नहीं, हमें लार्ज क्वांटिटीज़ ऐड करनी पड़ेंगी इलेक्ट्रोलाइट की, तब जाके प्रेसिपिटेशन होगी। और नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पास, पार्टिकल माइग्रेट ओनली इन वन डायरेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये लायोफोबिक के केस में है। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में सिर्फ एक डायरेक्शन में पार्टिकल जो है वो मूव करते हैं। और लायोफिलिक के केस में है कि द पार्टिकल्स मे और मे नॉट माइग्रेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, द माइग्रेशन मे बी ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, एक डायरेक्शन में हो सकती है, वो माइग्रेट कर भी सकते हैं पार्टिकल या नहीं भी कर सकते। नेक्स्ट डिफरेंस है द पार्टिकल्स आर नॉट ईजिली डिटेक्टेड इन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। लायोफिलिक के पार्टिकल्स को ईजिली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन लायोफोबिक के पार्टिकल्स को ईजिली डिटेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि सब्सटेंसेस लाइक स्टार्च, प्रोटीन, गम, सोप एंड मेटासिलिक एसिड आर कॉमन लायोफिलिक सोल्स एग्जाम्पल। और उसमें लायोफोबिक में हमारे पास गोल्ड, प्लैटिनम और बाकी मेटल्स वगैरह, सल्फ़र, अर्सीनियस सल्फाइड और सिल्वर आयोडाइड वगैरह जो हैं इसकी कॉमन एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल्स। अच्छा, इनमें फ़ीचर्स में कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, सारी बातें वही हैं जो मैंने आपको पहले बता दी हैं। लायोफोबिक और लायोफिलिक सोल्स के डिफरेंस के दरमियान जब डिफरेंस बता रही थी मैं, तो यहाँ पे एक डिफरेंस ये देख लें, चार्ज के लिहाज से बात कर रहे हैं तो जो हाइड्रोफिलिक सोल्स होते हैं उनके ऊपर या तो थोड़ा सा चार्ज होगा या फिर चार्ज होगा ही नहीं। और इसके अलावा जो हाइड्रोफोबिक सोल्स होते हैं वो या तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं उनके पार्टिकल्स या फिर नेगेटिव। और नेक्स्ट सॉल्वेशन वाला पॉइंट देखें तो सॉल्वेशन का अमल जो है वो हाइड्रोफिलिक सोल्स में होता है, हाइड्रोफोबिक सोल्स में नहीं होता। विस्कोसिटी की बात करते हैं तो लायोफिलिक सोल्स जो हैं वो ज़्यादा उनकी विस्कोसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू लायोफोबिक सोल्स। और लायोफिलिक सोल्स जो हैं उनको प्रेसिपिटेट किया जाता है विद हाई कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये पहले बता दिया है। लायोफिलिक सोल्स रिवर्सिबल हैं, ये भी बता दिया है। लायोफिलिक सोल्स जो हैं ये टाइडल इफेक्ट शो नहीं करते। इलेक्ट्रिकल फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो ये इनकी जो मूवमेंट है वो भी मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी थी कि जो लायोफिलिक सोल्स हैं वो लिटल टेंडेंसी शो करते हैं और जो लायोफोबिक सोल्स जो हैं वो ज़्यादा टेंडेंसी शो करते हैं मूवमेंट की इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट है डिस्पर्शन कोलाइड्स, मल्टी मॉलिक्यूलर और एसोसिएशन कोलाइड्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूलर और मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। अच्छा जी, इस तरह से अगर हम कोलाइड्स को क्लासिफाई करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डिस्पर्शन कोलाइड हैं। डिस्पर्शन कोलाइड्स जो हैं इनमें हमारे पास जो डिस्पर्स्ड फेज़ और डिस्पर्शन मीडियम होता है उन दोनों के दरमियान लिटल अफिनिटी होती है। ये हाइड्रोफोबिक या लायोफोबिक सोल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। इनका साइज़ कोलाइडल रेंज में होता है और इसमें हमारे पास एग्जांपल गोल्ड सोल, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, कोलाइडल सल्फ़र, कोलाइडल डिस्पर्शन ऑफ AS2O3 इन वाटर, ये इसकी एग्जांपल आ जाती हैं। सेकंड टाइप हमारे पास आ जाती है एसोसिएशन कोलाइड्स और मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। इन कोलाइड्स के नेम से पता चल रहा है हमारे पास कि एसोसिएशन मीन के मॉलिक्यूल्स या आयंस जो हैं वो एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स या एक से ज़्यादा आयंस या एक से ज़्यादा एटम्स जो हैं वो आपस में कंबाइन करके एग्रीगेट बना देते हैं। ठीक है, और इसमें जो साइज़ होता है पार्टिकल का वो कोलाइडल रेंज में ही आ रहा होता है और इसमें दोनों तरह के पार्ट्स मौजूद होते हैं। एक ही कोलाइड के अंदर हमारे पास दोनों तरह के पार्ट्स मौजूद होते हैं, लायोफिलिक भी और लायोफोबिक भी। जैसे हम सोप में देखते हैं तो सोप में जो है लायोफिलिक और लायोफोबिक दोनों तरह के एंड्स प्रेजेंट होते हैं उसके जो एग्रीगेट्स होते हैं उनके अंदर। ठीक है, और इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं सोप, सॉल्यूशंस, डाइज, सरफेस एक्टिव एजेंट्स वगैरह। और इनमें जो एग्रीगेट्स बनते हैं आयंस या मॉलिक्यूल के, उनमें दोनों पार्ट होते हैं लायोफिलिक, लायोफोबिक। और वो ऐसा ये जो एक इकट्ठा होता है, मीन इकट्ठ कह लें, या मॉलिक्यूल्स का या आयंस वगैरह का जो एक एग्रीगेट होता है जिसके अंदर दोनों पोर्शंस मौजूद हों, लायोफिलिक भी और लायोफोबिक भी, इसको हम माइसेल्स कहते हैं। ठीक है, माइसेल्स। हाउएवर द इंडिविजुअल आयंस और मॉलिक्यूल्स वगैरह जो हैं उनमें कोलाइडल डायमेंशंस मौजूद नहीं होती, जस्ट उनका जो एग्रीगेट होता है वही कोलाइडल डायमेंशन शो कर रहा होता है। उसके बाद मॉलिक्यूलर कोलाइड्स या मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। जी, इस कैटेगरी में हमारे पास जो हर पार्टिकल होता है वो कोलाइडल डायमेंशन शो करता है। लायोफिलिक सोल्स की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं ये और ट्रू सॉल्यूशन से रिजेंबल करते हैं। एग्जांपल हमारे पास प्रोटीन्स, सेलुलोज, सॉल्यूशन ऑफ रबर एंड हाई पॉलीमर्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। माइसेल्स की बात करें तो ये कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं और अगर इनकी इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है उनसे बनते हैं ये कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो हैं इस तरह के ये माइसेल्स बनाते हैं। और अगर इनकी हमारे पास कंसंट्रेशन लो हो तो फिर ये ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं और अगर कंसंट्रेशन हाई हो तो फिर ये कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। और ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ये कोलाइडल नेचर के जब होते हैं, जब इनकी हाई कंसंट्रेशन होती है तो इनको माइसेल्स कहते हैं। ये उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं जो हमने पीछे बात की एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो ये माइसेल्स जो हैं ये एसोसिएटेड कोलाइड्स में ही आ जाते हैं बेसिकली। और
इनको कॉमनली सरफेस एक्टिव एजेंट्स कहते हैं। इनमें लायोफिलिक और लायोफोबिक दोनों तरह के पार्ट्स होते हैं। एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है इनकी, जो कि लायोफोबिक नेचर की होती है, और आयनिक ग्रुप जो इनमें प्रेजेंट होता है, जैसे कार्बोक्सी ग्रुप होता है या सल्फोनिक ग्रुप होता है, वो लायोफिलिक नेचर शो करता है। ठीक है, माइसेस जो हैं उसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद की हम बात करें तो 100 तक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। यहाँ पे आपको लैमिलर माइसल दिखाया हुआ है ये, और ये जो है स्फेरिकल एक माइसल दिखाया हुआ है। ठीक है, दोनों इस टाइप के ये हो सकते हैं। इसमें आप अगर टेल देखें तो टेल जो है इसकी लायोफोबिक नेचर है, और जो इनके हेड्स हैं ये वाले, इनकी लायोफिलिक नेचर होती है। ये सारे हेड्स जो हैं ये लायोफिलिक नेचर के हैं, इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। जैसे हम कार्बोक्सी ग्रुप की बात कर लें, सल्फोनिक ग्रुप की बात कर लें, और ये जो टेल होती है इनकी, ये हाइड्रोकार्बन टेल होती है, और ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये लायोफोबिक नेचर की होती है। माइसेस जो होते हैं ये 3 डायमेंशंस में एग्जिस्ट करते हैं, और इसमें हमारे पास जो सबसे फेमस एग्जांपल्स हैं वो सोप्स और डिटर्जेंट्स वगैरह की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम देखें क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स ऑन द बेसिस ऑफ माइसेल फॉर्मेशन। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर की जो सरफेस टेंशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसकी हाई सरफेस टेंशन की वजह से वाटर जो है वो ग्रीस या डस्ट पार्टिकल्स या दाग धब्बे वगैरह जो है कपड़ों से और बाकी किसी भी चीज़ को हम धो रहे होते हैं तो वहाँ से जस्ट वाटर के ज़रिए जो है हम ग्रीस वगैरह को नहीं उतार सकते। इसके लिए ज़रूरी होता है कि माइसेल फॉर्मेशन हो, मीन सोप वगैरह यूज़ करें या डिटर्जेंट्स वगैरह यूज़ करें, और माइसेस जो होते हैं वो हेल्प करते हैं कम्प्लीटली वेट करने के लिए ग्रीस या किसी दाग धब्बे या डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को, और फिर जो है वहाँ से इजीली जो है उन दाग धब्बों को रिमूव किया जा सकता है। और बेसिकली जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं उनका काम होता है वाटर की सरफेस टेंशन को कम करना। सोप की बात करें तो सोप सोडियम या पोटाशियम के साल्ट्स होते हैं। इनकी लॉन्ग चेन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनी हुई होती हैं। जो ऑर्डिनरी सोप है ये सोडियम स्टीरिएट होता है, और इसका फार्मूला होता है C17H35COONA। ये वाला इसका फार्मूला होता है C17H35COONA। ठीक है, जब इसे वाटर में हम डिज़ोल्व करते हैं तो C17H35COO नेगेटिव ये इसका जो है एक एनाइनिक पार्ट हो जाता है सोल्यूशन के अंदर, और हाइड्रोकार्बन चेन जो होती है वो 17 कार्बन एटम्स पे मुश्तमिल होती है। वो उसकी नेचर होती है हाइड्रोफोबिक, और ये जो हमारे पास एनाइनिक पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। जब हम सोप वगैरह को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो जो हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं वो ग्रीस के साथ इंटरेक्शन कर लेती हैं, एक माइसल बना लेती हैं, और जो नेगेटिव पार्ट होते हैं, मीन के जो आयनिक पार्ट है इसका सोप का, वो वाटर के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह इंटरेक्शन वाटर के साथ बनाएगा। और जब हम ज़्यादा सारे पानी के साथ किसी कपड़े को या किसी चीज़ को धोएंगे जहाँ से हमने ग्रीस वगैरह के दाग धब्बों को ख़त्म करना है, तो वो माइसल जो बन चुका होता है वो अपनी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन के ज़रिए ग्रीस के साथ इंटरेक्शन करके ग्रीस के वहाँ से पार्टिकल्स को अपने साथ निकाल के ले जाता है वाटर के अंदर। ठीक है, क्योंकि वाटर के साथ भी उसके पार्ट्स ने स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की हुई होती है, तो इस तरह से दाग धब्बे साफ़ हो जाते हैं। नेगेटिव पोल्स जो होते हैं स्टीरिएट आयन के, वो अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव एंड जो वाटर के हैं उनको, और इस तरह माइसल बनाते हैं, जैसे ऊपर एक स्फेरिकल माइसल हमने देखा था। सिंपली जो है सोप के एनाइन को हम इस तरह से शो करते हैं। ये सारी चेन जो आप लोगों को नज़र आ रही है C17H35COO नेगेटिव, इस तरह भी हम शो कर सकते हैं इसको। इलेक्ट्रिकली चार्ज हेड है इसका, और हाइड्रोकार्बन चेन है, सोप का स्ट्रक्चर है ये। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हाइड्रोकार्बन चेन जो हाइड्रोफोबिक नेचर की है, और एनाइन जो है वो हाइड्रोफिलिक एंड होता है सोप का। ये एक और डायग्राम आपको दिखा दी। और नेक्स्ट जो डायग्राम है उसमें हाइड्रोकार्बन एंड्स जो हैं सोप के, वो और एनाइनिक पार्ट्स जो हैं वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं वाटर के साथ और ग्रीस के साथ। तो यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है कि जो सारी टेल्स हैं वो ग्रीस के साथ, डिपॉजिट ऑफ ग्रीस के साथ इंटरेक्शन कर रही हैं, और जो इसके बाकी पार्ट्स हैं वो बाहर की तरफ हैं, मीन के वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे। या फिर ये इस तरह से स्फेरिकल माइसल भी बना सकते हैं, और इजीली जो है वो कोई भी दाग धब्बे साफ़ किए जा सकते हैं। फिर एक्सेस वाटर यूज़ करेंगे और ग्रीस को वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। बेसिकली जो फंक्शन होता है सोप का, वो ग्रीस के पार्टिकल्स को रिड्यूस करके उनके साइज़ को कोलाइडल पार्टिकल्स में लेके आना होता है, और इस तरह जो है सोप इमल्सीफाइंग एजेंट का काम करते हैं। इमल्सीफाइंग एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि ग्रीस वगैरह के पार्टिकल्स को छोटा करके उसको सराउंड कर लेंगे और वाटर से उसको सेपरेट कर देंगे। ठीक है, एक जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है जैसे कि सोडियम लोराइल सल्फेट है, जिसका फार्मूला C17H25SO4 नेगेटिव Na पॉजिटिव है, ये माइसल बना सकता है बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज़्म में जैसे ऊपर हमने सोप की बात की।
जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सोल्स। सोल्स को तैयार करना हमारे पास, जैसे कि बेसिकली हमने देखा कि दो तरह के सोल्स हैं, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। लायोफिलिक सोल्स को तैयार करना इजी होता है, मीन कि इसके डिस्पर्शन फेज़ और डिस्पर्स्ड मीडियम को अगर हम मिक्स करते हैं, डिस्पर्स्ड फेज़ और डिस्पर्शन मीडियम को अगर हम मिक्स करते हैं तो इजीली हमारे पास लायोफिलिक सोल्स प्रिपेयर हो जाते हैं, जैसे सोप, डिटर्जेंट्स, जेलेटिन, गम, अरेबिक और स्टार्च वगैरह हैं। तो इनको इजीली वाटर में डिज़ोल्व करके इनके सोल बनाए जा सकते हैं। लेकिन जो लायोफोबिक सोल्स होते हैं उनको बनाना थोड़ा सा टफ होता है। उनके लिए जो मेथड हम यहाँ पे स्टडी करेंगे वो हैं कंडेंसेशन मेथड्स एंड डिस्पर्शन मेथड्स। जी, हमारे पास जो कंडेंसेशन मेथड्स हैं ये बेसिकली केमिकल मेथड्स हैं। इसमें हम ट्रू सॉल्यूशन को कोलाइडल सॉल्यूशन में चेंज करेंगे। मीन कि ट्रू सॉल्यूशन के आयंस या मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको हम कोलाइडल पार्टिकल की रेंज में लेके आएंगे और इस तरह से हम अपने कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे। इन मेथड को फर्दर हम डिटेल में स्टडी करें तो जो हमारा फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है या फर्स्ट कंडेंसेशन मेथड है वो है रिडक्शन। जी, तो रिडक्शन के मेथड से हम मेटेलिक कोलाइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे गोल्ड या सिल्वर या कॉपर और प्लैटिनम वगैरह के कोलाइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और इस मेथड में हम करते क्या हैं कि हम अपने मेटल के सॉल्ट का डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लेते हैं और फिर उसकी रिडक्शन करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, मेटल के सॉल्ट का डाइल्यूट सॉल्यूशन लेके और उसकी रिडक्शन करवाते हैं ऑर्गेनिक रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ। और वो रिड्यूसिंग एजेंट्स हमारे पास हो सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड, टैनिन, फिनाइल हाइड्रोजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये सारे जो हैं ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ऑर्गेनिक नेचर के हैं। ठीक है, जैसे कि गोल्ड क्लोराइड है, इस कोलाइड को हम प्रिपेयर कर सकते हैं टैनिन के साथ रिडक्शन करके। और सिल्वर सोल इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ सिल्वर कार्बोनेट विद टैनिक एसिड। सिल्वर कार्बोनेट की अगर हम रिडक्शन करते हैं टैनिक एसिड के साथ तो फिर हमारे पास सिल्वर सोल प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, जिगमॉन्डे जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने गोल्ड हाइड्रोसोल प्रिपेयर किया था बाय द रिडक्शन ऑफ पोटाशियम ऑरेट। और रिडक्शन के लिए उन्होंने जो रिएजेंट यूज़ किया था वो फॉर्मल्डिहाइड यूज़ किया था। और पोटाशियम ऑरेट जो है ये यहाँ पे स्टेबलाइज़र का काम भी करेगा, मीन उस कोलाइड को अपनी फार्म में रखने के लिए भी यूज़ होगा। सेकंड जो हमारे पास कंडेंसेशन मेथड है वो है ऑक्सीडेशन। इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है वो सल्फ़र सोल की प्रिपरेशन है या कोलाइडल सल्फ़र की प्रिपरेशन है। इस केस में हम सल्फ़र डाइऑक्साइड का सॉल्यूशन अलहदा से बना लेते हैं और हाइड्रोजन सल्फ़ाइड का अलहदा से सॉल्यूशन बना लेते हैं। इन दोनों सॉल्यूशन को जब आपस में मिक्स करते हैं स्टॉकियोमेट्रिक अमाउंट्स में तो हाइड्रोजन सल्फ़ाइड की ऑक्सीडेशन होती है विद द हेल्प ऑफ SO2 और इस तरह से सल्फ़र कोलाइड हमारे पास प्रिपेयर हो जाता है। हाइड्रोजन सल्फ़ाइड की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और बाकी हमारे पास सल्फ़र कोलाइड जो है वो इस तरह से प्रिपेयर हो जाता है। और इसमें हम यूज़ कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और इसमें पॉलीथायोनिक एसिड्स को स्टेबलाइज़र के तौर पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आ जाती है पेंटाथायोनिक एसिड की। पेंटाथायोनिक एसिड को स्टेबलाइज़र के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं या किसी भी पॉलीथायोनिक एसिड को इस मेथड में स्टेबलाइज़र के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। थर्ड जो हमारे पास कंडेंसेशन मेथड है वो है डबल डिकम्पोजिशन मेथड। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कोलाइडल आर्सेनिक सल्फाइड की प्रिपरेशन की। कोलाइडल आर्सेनिक सल्फाइड की प्रिपरेशन के लिए हम आर्सेनिक ऑक्साइड के डाइल्यूट सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास करवाते हैं तो हमारे पास आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। और इसमें जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है वो होती है डबल डिकम्पोजिशन मेथड। ठीक है, डबल डिकम्पोजिशन के बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे। फोर्थ कंडेंसेशन मेथड हमारे पास हाइड्रोलिसिस है। इसमें एग्जांपल हमारे पास जो कोलाइडल सॉल्यूशन की आ जाती है वो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसकी प्रिपरेशन के लिए हम 500 सेंटीमीटर क्यूब बॉइलिंग वाटर लेते हैं और उसमें कुछ सेंटीमीटर क्यूब कंसनट्रेटेड फेरिक क्लोराइड के ऐड कर देते हैं। जब कॉन्स्टेंटली हम स्टीयरिंग करते रहते हैं तो हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है और ये सॉल्यूशन इमीडिएटली प्रिपेयर होता है और एक ब्यूटीफुल सा डीप रेड जो है वो कलर आ जाता है सॉल्यूशन के अंदर। इसमें याद रखिएगा फेरिक क्लोराइड और HCl दोनों जो हैं वो स्टेबलाइज़र का काम करते हैं। और अगर कोलाइडल सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करें हैवी मेटल्स के तो वहाँ पे आयरन ऑक्सीक्लोराइड स्टेबलाइज़र का काम करेगा। याद रखिएगा आयरन ऑक्सीक्लोराइड भी हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस में स्टेबलाइज़र का काम करता है, FeCl3 भी और HCl भी।
फिफ्थ हमारे पास कंडेंसेशन मेथड आ जाता है, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट्स, और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। इसमें हम एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि अगर हमारे पास एक ए सोल्यूट है जो कि बी सॉल्वेंट में सॉल्युबल है लेकिन सी में सॉल्युबल नहीं है, ए और बी का हम सॉल्यूशन बना लेंगे और उसमें अगर हम एक्सेस में सी को ऐड करते हैं तो फिर ए जो है वो सी के साथ कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेगा। लेकिन ये याद रखना है आप लोगों ने कि बी और सी दोनों जो सॉल्वेंट्स थे वो आपस में मिसिबल होने चाहिए। इस तरह हमारे पास एग्जांपल इस सोल की आ जाती है, सल्फ़र सोल। सल्फ़र सोल को प्रिपेयर करने के लिए हम सैचुरेटेड अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सल्फ़र जो है, सल्फ़र का सैचुरेटेड अल्कोहलिक सॉल्यूशन वाटर में ऐड करेंगे और इस तरह से हमारे पास सल्फ़र सोल बन जाते हैं। सेकंड टाइप के मेथड्स हमारे पास आ जाते हैं डिस्पर्शन मेथड्स, और डिस्पर्शन मेथड में हम मटेरियल को डिस्पर्स करते हैं किसी और मीडियम के अंदर। तो इस तरह से हमारे पास डिस्पर्शन मेथड में के ज़रिए कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया जा सकता है। और इसमें फर्दर हम 3 मेथड्स डिस्कस करेंगे, मैकेनिकल डिस्पर्शन, ब्रैडिग्स आर्क मेथड एंड पेप्टाइजेशन। मैकेनिकल डिस्पर्शन मीडियम मेथड में बेसिकली हम जो पार्टिकल्स हैं उनके साइज़ को रिड्यूस करेंगे, उनके साइज़ को छोटा करेंगे बाय मैकेनिकल फोर्स, और इस तरह से हम बड़े पार्टिकल्स को कोलाइडल पार्टिकल की रेंज में लेके आएंगे। इसमें हम यूज़ करते हैं कोलाइडल मिल, और कोलाइडल मिल जो है ये 2 स्टील की प्लेट्स पे मुश्तमिल होती है। दोनों स्टील की प्लेट्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में तकरीबन 700 रोटेशंस पर मिनट की अपोजिट डायरेक्शन में 700 रोटेशन पर मिनट के लिहाज से मूव कर रही होती हैं बहुत तेज़ी के साथ। और जब हम अपनी सस्पेंशन को इस मिल के अंदर डालते हैं तो इन प्लेट्स की एक शेयरिंग फोर्स की वजह से जो है सस्पेंशन के पार्टिकल्स टूट जाते हैं और वो कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं। इस मेथड के ज़रिए हम कोलाइडल ग्रेफाइट को प्रिपेयर कर सकते हैं जिसको लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, और प्रिंटिंग इंक्स वगैरह को भी इसी मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ब्रैडिग्स आर्क मेथड। ये मेथड जो है ये एक इलेक्ट्रो डिस्पर्शन मेथड है। इस मेथड में ज़्यादातर हम मेटल्स जैसे कि सिल्वर, गोल्ड और प्लाटिनम वगैरह हैं, इनके हाइड्रोसोल्स को प्रिपेयर किया जाता है। एक ये हमारे पास अपरेटस है जिसके अंदर वाटर फिल किया जाता है, और वाटर जो है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम रखा जाता है। यहाँ पे मेटल के 2 रोड्स को क्लोजली डिप किया जाता है वाटर के अंदर, और यहाँ से जो है हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं इसको। बहुत ही इंटेंस इलेक्ट्रिक स्पार्क जब दिया जाता है तो इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से जो वाटर के अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं वहाँ से कुछ वेपर्स बनते हैं मेटल के, और वो मेटल के जो वेपर्स हैं वो वाटर के टेम्परेचर कम होने की वजह से वहाँ पे कंडेंस हो जाते हैं। मेटल के एटम्स जो वेपर्स की फॉर्म में थे वो आपस में कंडेंस होके एग्रीगेट बना लेते हैं और कोलाइडल साइज़ के पार्टिकल्स बना लेते हैं, और इस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन इसके अंदर हम KOH को भी थोड़ी सी अमाउंट में ऐड करते हैं, ये भी याद रखिएगा। डिस्पर्शन मेथड्स में थर्ड मेथड है हमारे पास पेप्टाइजेशन, और ये रिवर्स प्रोसेस होता है ऑफ कोआगुलेशन, ठीक है। और इसमें हम पेप्टाइजिंग एजेंट्स भी यूज़ करते हैं। इट इज़ डायरेक्ट डिसइंटीग्रेशन और डिस्पर्शन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल साइज बाय पेप्टाइजिंग एजेंट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस जैसा कि ग्लू, गम, जिलेटिन वगैरह हैं, उनको पेप्टाइज किया जाता है बाय वाटर, और वाटर जो है वो पेप्टाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस के केस में जैसे ग्लू, गम और जिलेटिन वगैरह हैं, उस केस में वाटर जो है वो पेप्टाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। सिल्वर क्लोराइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सोल बाय एडिंग HCl। सिल्वर क्लोराइड को हम सोल में चेंज कर सकते हैं HCl के एडिशन से। इसी तरह फेरिक हाइड्रोक्साइड कैन गिव अ सोल बाय एडिंग Fe3 पॉजिटिव आयन। फेरिक हाइड्रोक्साइड को सोल में चेंज किया जाता है बाय एडिंग Fe3 पॉजिटिव आयंस। जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल्स। सोल्स को प्यूरिफाई करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम कोलाइड्स या सोल्स बनाते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा आयंस या मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। उन आयंस या मॉलिक्यूल्स को रिमूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम उस कोलाइड को अपनी प्योर फॉर्म में यूज़ कर सकें, उसकी एप्लीकेशन से फ़ायदा उठा सकें। तो ज़्यादातर जो है वो 3 मेथड यूज़ किए जाते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए। नंबर 1 डायलाइसिस, और नंबर 2 इलेक्ट्रोडायलाइसिस, नंबर 3 अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सबसे पहले हम देखेंगे डायलाइसिस। डायलाइसिस के प्रोसेस में किया ये जाता है कि एक
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ की जाती है, जिसके ज़रिए मीन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो तो पास कर जाएंगे, लेकिन कोलाइडल साइज़ के पार्टिकल्स पास नहीं करेंगे। तो हमारा मकसद ही यही है कि हमने इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह को, आइंस को और मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना है। तो पार्चमेंट मेम्ब्रेन या फिर पेपर, पार्चमेंट पेपर जिसे हम कह सकते हैं, सेलोफेन, सेलुलोज नाइट्रेट या सेलुलोज एसीटेट वगैरह, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स की टाइप्स हैं, मीन के एग्जांपल्स हैं। इनमें से हम किसी को भी यूज़ करके इजीली डायलिसिस का प्रोसेस करके कोलाइड को प्यूरिफाई कर सकते हैं। और इसमें जो यूज़ किया जाता है, प्रोसेस यूज़ किया जाता है, वो इस तरह से, एक आप सिलेंडर कह लें, एक बड़ा सिलेंडर लिया जाता है जिसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर फिल किया जाता है, और यहाँ पे दो जो हैं वो वेज़ होते हैं, दो रास्ते होते हैं जहाँ से वाटर को अंदर दाखिल किया जाता है और यहाँ से जो है वो बाहर वाटर को, डिस्टिल्ड वाटर को निकाला जाता है। मीन के वाटर मूव करता रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे इसके अंदर एक और अपरेटस होता है इस तरह से, जिसके इस साइड पे नीचे की तरफ बॉटम के अंदर जो है पार्चमेंट पेपर या फिर कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फिट कर दी जाती है, और हम अपनी सोल को इसके अंदर फिल करते हैं और इस डिस्टिल्ड वाटर के अंदर जब इसको रखते हैं तो इजीली यहाँ से आयंस या मॉलिक्यूलर साइज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं, मीन जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं, वो इजीली वाटर के साथ निकल जाते हैं, और बाकी जो है हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो प्योरीफाई हो जाता है। सेकंड मेथड आ जाता है हमारे पास प्यूरिफिकेशन का, इलेक्ट्रोडायलिसिस। ये भी बिल्कुल डायलिसिस का ही मेथड है, बस इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करेंगे और इस प्रोसेस को फास्ट कर देंगे, क्योंकि डायलिसिस का प्रोसेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है, इसमें जस्ट हम इलेक्ट्रोड्स जो है वो फिट कर देंगे दोनों तरफ, और इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। आयंस जो होंगे इलेक्ट्रोलाइट के, या जो भी हमारे पास जिन पार्टिकल्स को हम रिमूव करना चाह रहे हैं, वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे, और इस तरह से इजीली उनको कोलाइडल सॉल्यूशन में से निकाल के डिस्टिल्ड वाटर में ले जाया जाएगा और वहाँ से इजीली रिमूव कर दिया जाएगा। और लेकिन जो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक इम्प्योरिटीज़ हैं, यूरिया, शुगर वगैरह, उनको इस मेथड से रिमूव नहीं कर सकते। लास्ट हमारे पास प्यूरिफिकेशन का मेथड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड के ज़रिए हम बेसिकली कोलाइडल पार्टिकल्स को डिस्पर्शन मीडियम, इलेक्ट्रोलाइट और बाकी आयंस और मॉलिक्यूल्स वगैरह सब से अलहदा कर लेते हैं, अपने कोलाइडल या सोल पार्टिकल्स को। ठीक है, सोल पार्टिकल्स को हम लिक्विड मीडियम से, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह से अल्ट्रा फिल्टर पेपर के ज़रिए सेपरेट कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर होता है उसमें से कोलाइडल साइज़ के पार्टिकल्स पास कर जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर यूज़ करेंगे। और अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर जो होता है उसको बेसिकली ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर से ही प्रिपेयर किया जाता है। कुछ प्रिपरेशन इस तरह से की जाती है कि ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर को जेलेटिन के अंदर सोक कर दिया जाता है, या फिर कोलाइडन के अंदर सोक कर दिया जाता है, और फिर सोक करने के बाद उसको हार्ड करने के लिए फॉर्मल्डिहाइड के अंदर उसको सोक किया जाता है। तो वो फ़िल्टर पेपर जो है वो हार्ड हो जाता है और का पोर साइज़ रिड्यूस हो जाता है। अब उसमें से अगर हम वो कोलाइडल सॉल्यूशन पास करवाएं जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ भी मौजूद हैं, तो हमारा सारा का सारा जो मीडियम होगा, मीन जो फ्लूइड होगा जिसके अंदर आयंस होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होंगे, वो सारा उस फिल्टर पेपर में से पास आउट कर जाएगा। लेकिन जो कोलाइडल साइज़ के पार्टिकल्स हैं वो उस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, और इस तरह से उनको हम प्योरीफाई कर लेंगे, उनको हम सेपरेट कर लेंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया कि हम अपने फ़िल्टर पेपर को पहले सोक करेंगे जेलेटिन के अंदर या फिर कोलाइडन के अंदर। कोलाइडन क्या होता है स्टूडेंट? ये 9% सॉल्यूशन होता है नाइट्रोसेलुलोज का इन वाटर एंड ईथर मिक्सचर। ठीक है, यहाँ पे भी हमें जैसे बुक में बताया हुआ है कि हम क्या करते हैं, फ़िल्टर पेपर को एक ख़ास ट्रीटमेंट के बाद जो है वो यूज़ करते हैं, उसे अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर में हम चेंज करेंगे, और पोर साइज़ को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे सेलुलोज यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेलुलोज का बताया हुआ है, जेलेटिन भी यूज़ करते हैं और कोलाइडन भी यूज़ करते हैं। और कोलाइडन जो होता है वो हमारे पास 9% सॉल्यूशन होता है नाइट्रोसेलुलोज का इन वाटर एंड ईथर मिक्सचर। ठीक है, और इस तरह से जो है फ़िल्टर पेपर के पोर का साइज़ कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, और इस टाइप के मॉडिफाइड फ़िल्टर पेपर को हम अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर कहते हैं। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है ये एक बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है, और इफ़ वी यूज़ द ग्रेडेड अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर्स देन द टेक्निक ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैन बी सप्लाइड टू सेपरेट द सोल पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। नेक्स्ट जी हमने प्रॉपर्टीज़ देखनी है सोल्स की या कोलाइडल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले कलर है। कलर जो होता है किसी भी सोल का डिपेंड करता है 3 बातों पे। एक तो पार्टिकल्स की नेचर पे डिपेंड करता है, दूसरा पार्टिकल के साइज़ पे डिपेंड करता है, और थर्ड इस बात पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स जो हैं वो किस वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे सिल्वर सोल के पार्टिकल के साइज़ के लिहाज से डिफरेंट कलर्स बताए हुए हैं, ऑरेंज येलो, ऑरेंज रेड, पर्पल, वायलेट वगैरह, और यहाँ पर ये पार्टिकल की रेंज भी बताई हुई है। अगर पार्टिकल की रेंज 6 × 10
10⁻⁻5 मिलीमीटर तक होगी तो ऑरेंज येलो कलर का सिल्वर सोल होता है। अगर पार्टिकल के साइज़ की रेंज 9 × 10⁻5 मिलीमीटर तक होगी तो ऑरेंज रेड, और अगर पार्टिकल साइज़ 13 × 10⁻5 मिलीमीटर के साइज़ में होंगे तो फिर पर्पल कलर का सिल्वर सोल होगा, और अगर पार्टिकल का साइज़ 15 × 10⁻5 मिलीमीटर तक होगा तो फिर वायलेट कलर का सिल्वर सोल होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टी टिंडल इफ़ेक्ट या टाइंडल कोन इफ़ेक्ट, या इसको टिंडल इफ़ेक्ट भी पढ़ते हैं, वैसे मैं इसको टाइंडल इफ़ेक्ट पढ़ती हूँ तो आपकी मर्ज़ी है कुछ भी इसको बोल लें। तो टाइंडल कोन इफ़ेक्ट जो है ये लाइट की स्कैटरिंग से होता है ये इफ़ेक्ट। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें पता है कि लाइट जो है वो जब हम लाइट पास करवाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में से, तो लाइट जो है वो इस सॉल्यूशन में से जब गुजरेगी तो इसके पार्टिकल का साइज़ इतना होता है कि ये लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर कर देते हैं। तो यहाँ पे ये लेंस के साथ इस कोन बन रही है, इसी कोन की वजह से इसको टाइंडल कोन इफ़ेक्ट कहते हैं जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो ये एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है सोल्स की। जब एक स्ट्रॉन्ग बीम लाइट की पास करवाई जाती है सोल में से और राइट एंगल से उसे देखा जाता है तो लाइट का जो पाथ है वो हमें एक कोन की शक्ल में नज़र आता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसे टिंडल कोन इफ़ेक्ट कहते हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि जो सोल पार्टिकल होते हैं वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर देते हैं और बाकी लाइट को जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर कर देते हैं। ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है इसकी वजह से जो है वो लाइट का पाथ एक रोशन कोन की तरह हमें नज़र आ जाता है। और ये पार्टिकल्स जो हैं अगर कोलाइडल साइज़ के होते हैं तो फिर हमें पार्टिकल्स नज़र नहीं आते, जस्ट हमें वो पाथ नज़र आता है लाइट का। द पाथ ऑफ द लाइट थ्रू द कोलाइड विच इज़ मेड विजिबल एज अ रिजल्ट ऑफ द लाइट स्कैटरिंग इज़ कॉल्ड द टाइंडल बीम और फैराडे टाइंडल कोन। अच्छा, ये याद रखिएगा, इसका दूसरा नेम फैराडे टाइंडल कोन भी है, ये डेफिनेशन याद रखिएगा। द पाथ ऑफ द लाइट थ्रू द कोलाइड विच इज़ मेड विजिबल एज अ रिजल्ट ऑफ लाइट स्कैटरिंग इज़ कॉल्ड द टाइंडल बीम और फैराडे टाइंडल कोन। ये जो लाइट स्कैटरिंग है ये डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स के ऊपर। पहला फैक्टर है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, दूसरा है डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन पार्टिकल एंड द सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम मीन डिस्पर्शन मीडियम। अगर डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के दरमियान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस जो है वो लो होता है तो फिर हमारे पास लायोफिलिक सोल्स होती हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डिफरेंस है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के दरमियान अगर लो हो तो वो लायोफिलिक सोल्स होते हैं, और अगर हाई हो तो फिर वो लायोफोबिक सोल्स होते हैं। इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती है फ्रेशली प्रिपेयर्ड सिलिसिक एंड एल्बुमिन सोल्स जो हैं इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो हमारे पास होता है डिफरेंस होता है वो लो होता है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड सिलिसिक एसिड, ब्लड सीरम और एल्बुमिन वगैरह के जो सोल्स होते हैं इनमें लो या फिर बिल्कुल ही नहीं होता टाइंडल इफ़ेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा कि इनमें बहुत ज़्यादा या तो लो होगा या फिर टाइंडल इफ़ेक्ट इनमें होता ही नहीं है। मीन के जो टाइंडल इफ़ेक्ट है वो डिपेंड कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस के ऊपर। थर्ड फैक्टर है हमारे पास साइज़ एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पार्टिकल्स। जी नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ टाइंडल कोन इफ़ेक्ट। इसी टाइंडल कोन इफ़ेक्ट की वजह से हमें स्काई जो है वो ब्लू कलर में नज़र आता है और सनसेट जो है उसका कलर रेड होता है, क्योंकि जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेस हैं वो कुछ शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करती हैं और इस स्कैटरिंग की वजह से हमें ये ब्यूटीफुल से कलर्स नज़र आते हैं। और अगर ये स्कैटरिंग का फिनोमेना ना होता तो हमें जो आसमान है वो बिल्कुल डार्क अपीयर होता और जो सूरज है वो एक स्पॉट नज़र आता, लाइट का एक इंटेंस स्पॉट नज़र आता। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि ये जो टेस्ट बॉक्स यूज़ किया जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ये सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है, फॉर टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड जो टेस्ट बॉक्स यूज़ किया जाता है उसमें भी टाइंडल इफ़ेक्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो कि यूज़ किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड की प्योरिटी को चेक करने के लिए जो टेस्ट बॉक्स यूज़ किया जाता है उसमें भी टाइंडल इफ़ेक्ट ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें ब्राउनियन मूवमेंट हम देखें। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है? जिगजैग मोशन होती है पार्टिकल्स की, और इसी मूवमेंट की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड्स के वो मूवमेंट में रहते हैं, मोशन में रहते हैं, और इस तरह कोलाइड जो है वो स्टेबल फॉर्म में रहता है। अगर पार्टिकल सेटल डाउन हो जाए तो फिर कोलाइड जो है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहेगा, वो कोलाइड ही नहीं रहेगा। रॉबर्ट ब्राउन जो था उसने पहली बार ये मूवमेंट नोट की थी, तो उन्हीं के नेम की वजह से जो है इसको ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है। और उन्होंने वाटर के अंदर पोलर ग्रेन को मिक्स करके कोलाइड बनाया था और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया था और उनकी मूवमेंट को देखा था और उस मूवमेंट को जिगजैग मूवमेंट को ब्राउनियन मूवमेंट का नेम दिया था।
अच्छा जी, ये जो ज़िगज़ैग मूवमेंट होती है, ब्राउनियन मूवमेंट होती है, इसकी रीज़न क्या होती है? इसकी रीज़न होती है अनइक्वल बम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज़ विद ईच अदर। ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्स्ड फेज़ के पार्टिकल्स के साथ अनइक्वली बम्बार्ड करते हैं और इस तरह से ये मूवमेंट शो होती है। और अगर पार्टिकल का साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है तो फिर ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है। ब्राउनियन मूवमेंट decreases with increase of particle size. Brownian movement decreases with increase of particle size. नेक्स्ट हमारे पास है डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन होता है किसी भी मीडियम का, वो डिपेंड करता है पार्टिकल साइज़ पे। पार्टिकल साइज़ की इन्वर्सली रिलेटेड होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। जितना पार्टिकल साइज़ ज़्यादा होगा उतनी डिफ्यूजन कम होगी। तो कोलाइड्स के केस में हम कह सकते हैं कि कोलाइड्स के पार्टिकल का साइज़ चूँकि बड़ा होता है तो इस वजह से ये कोलाइड्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्लोली डिफ्यूजन शो करते हैं। और डिफ्यूजन के ज़रिए हम जो है वो मेजर कर सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट्स को, और इसके अलावा एवोगैड्रोज नंबर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने ब्राउनियन मूवमेंट और डिफ्यूजन को देखा। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कोलाइड के पार्टिकल की जो मूवमेंट शो होती है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का अपरेटस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसमें एक यू शेप्ड ट्यूब ली जाती है और इसके अलावा एक फ़नल को इसके साथ कनेक्ट किया जाता है। सबसे पहले हम कुछ क्वांटिटी जो है वो डिस्टिल्ड वाटर की रखते हैं ट्यूब के अंदर। यू शेप ट्यूब के अंदर डिस्टिल्ड वाटर रखा जाता है और जो सोल होता है हमारा उसको हम फ़नल के अंदर प्लेस करते हैं। और इस तरह से जब हम 2 इलेक्ट्रोड्स डिप करते हैं यू शेप ट्यूब के अंदर मीन उसके दोनों एंड्स में से 2 इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे प्लेस करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो हमारा जो सोल है, सोल के पार्टिकल जो होते हैं वो चूँकि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से वो जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे, मीन के वाटर वाले यू शेप ट्यूब की तरफ मूव करेंगे और इस तरह से वाटर का लेवल जो है वो डिस्प्लेस होगा। डिपेंड करता है कि वो पार्टिकल जो है वो कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं, मीन के कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो पार्टिकल अगर पॉजिटिवली चार्ज हैं तो वो कैथोड वाली साइड पे मूव करेंगे, इस फनल में से निकल के इस साइड पे मूव करेंगे, तो वाटर का लेवल जो है वो कम होगा इस साइड पे और यहाँ पे लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर वो एनोड वाली साइड पे मूव कर रहे हैं पार्टिकल, तो फिर वाटर का लेवल जो है वो दूसरी साइड पे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमें इनकी मूवमेंट का पता चलेगा। और इस तरह से सोल के पार्टिकल जो हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके डिस्चार्ज हो जाएंगे और वहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। और ये जो फिनोमेना है इसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं और इसको यहाँ पे ये डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है जिसको आपने देख लिया होगा। और ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का फिनोमेना है इसको यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन द साइन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। एक तो चार्ज का पता लगाने के लिए कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वी कैन आल्सो मेजर द रेट ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, उनका रेट भी मेजर कर सकते हैं कि किस स्पीड में पार्टिकल्स मूव करते हैं। सिंस डिफरेंट कोलाइडल स्पीशीज़ इन अ मिक्सचर ट्रैवल एट डिफरेंट रेट्स, अगर हमारे पास कोलाइड्स का कोई मिक्सचर हो, मीन डिफरेंट कोलाइड जो हैं वो मिक्स हुए हुए हों, तो उनमें जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं वो डिफरेंट रेट में मूव करेंगी। सो सेपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड के ज़रिए नंबर 1 हम चार्ज जो है उसकी नोयत का पता लगा सकते हैं और दूसरा जो है हम सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट कोलाइड्स को। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ used extensively for the fractionation and analysis of proteins, nucleic acid, polysaccharides and other complex substances of biological interest। ठीक है, इस प्रोसेस के ज़रिए हम प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स और दूसरे बायोलॉजिकल इंटरेस्ट के जो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उनका एनालिसिस भी कर सकते हैं और उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। एक और बात याद रखिएगा कि ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं पार्टिकल्स 1 सेकंड में अंडर अ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, इसको जो है इसको हम कहते हैं फोरेटिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल को किस तरह से डिफाइन करेंगे? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल्स इन 1 सेकंड अंडर अ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अच्छा, पीछे ब्राउनियन मूवमेंट जो है उस टॉपिक में एक बात याद रखिएगा कि अगर पार्टिकल का साइज़ लेस देन 0.005 मिलीमीटर हो तो फिर ऐसे पार्टिकल्स जो हैं वो ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, और बाकी अगर बड़े साइज़ के होंगे तो वो शो नहीं करेंगे।
जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है ये रिवर्स है ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इस प्रोसेस में लिक्विड मूव करता है थ्रू अ फिक्स्ड पोरस मटेरियल। लिक्विड मूव करेगा, पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, जबकि इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस में लिक्विड मूव नहीं करता था जबकि पार्टिकल्स मूव करते थे। और इसमें जो अरेंजमेंट होती है बिल्कुल उसी तरह यू शेप ट्यूब होगी, और उसको फिट करेंगे पोरस मटेरियल एम के साथ, और जो पोरस मटेरियल होगा वो वूल का हो सकता है या पोरस क्ले का हो सकता है, डायफ्राम। और इलेक्ट्रिकल करंट को जब हम मीन पास करवाएंगे इलेक्ट्रोड्स में से, डिस्पर्शन मीडियम मूव टुवार्ड द अदर इलेक्ट्रोड। डिस्पर्शन मीडियम जो है वो इलेक्ट्रोड्स की तरफ, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। और ये जो फिनोमेना है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस का, इसको यूज़ किया जाता है टेक्निकली इन द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम मोइस्ट क्ले। मोइस्ट क्ले में से वाटर को रिमूव करने के लिए, एंड फॉर ड्राइंग द पेस्ट, कोई भी पेस्ट उसको ड्राई करना हो तो उसके लिए ये फिनोमेना इलेक्ट्रोऑस्मोसिस का यूज़ किया जाता है, मीन कि उसमें से लिक्विड को रिमूव करने के लिए। और इसमें हम डायग्राम देखेंगे। अब ये हमारे पास इसका अपरेटस है, और ये बिल्कुल वैसे ही है जस्ट यहाँ पे हमने जो है वो पोरस मटेरियल एम जो है वो लगा दिया था। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रीमिंग पोटेंशियल आ जाता है। स्ट्रीमिंग पोटेंशियल, द फिनोमेना ऑफ स्ट्रीमिंग पोटेंशियल कैन बी स्टडीड फ्रॉम द सेम अबाव मेंशन डायग्राम। जो ऊपर डायग्राम दी हुई है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की, उसी से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। इसमें जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रोड्स की ऑफ अपरेटस आर नॉट कनेक्टेड टू द बैटरी बट द गैल्वानोमीटर। इसमें हम बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रोड्स को, बल्कि गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे। इनिशियली देयर विल बी नो करंट, स्टार्ट में कोई करंट शो नहीं होगा, बट इफ़ वाटर इज़ फोर्स्ड थ्रू द ट्यूब, यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे, वाटर को फोर्सफुली इंट्रोड्यूस कराएंगे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो गैल्वानोमीटर जो है वो शो करेगा। इट कैन बी नोटेड वेरी इजीली दैट पोटेंशियल विच इज़ प्रोड्यूस्ड इज़ प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि कितने प्रेशर से हम वाटर को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसी लिहाज से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वहाँ पे प्रोड्यूस होगी। एंड द पोटेंशियल सो डेवलप्ड इज़ कॉल्ड स्ट्रीमिंग पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को हम स्ट्रीमिंग पोटेंशियल कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेडिमेंटेशन पोटेंशियल और डॉर्न इफेक्ट। सेडिमेंटेशन पोटेंशियल और डॉर्न इफेक्ट किस वजह से होता है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। पार्टिकल्स जो हैं जब रेस्टिंग लिक्विड में से मूव करते हैं तो वहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इस पोटेंशियल को हम सेडिमेंटेशन पोटेंशियल कहते हैं। वैसे सेडिमेंटेशन का मतलब होता है सेटलिंग डाउन, ठीक है। और ये जो इफेक्ट है इसको हम डॉर्न इफेक्ट भी कहते हैं, और ये इफेक्ट जो होता है रिवर्स होता है ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट जी हमारे पास आ जाता है स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। स्टेबिलिटी की बात करते हैं जब कोलाइडल सॉल्यूशन की, जो कोई एक ही टाइप का जब कोलाइडल सॉल्यूशन होता है तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर सेम चार्ज होता है। पार्टिकल्स के ऊपर सेम चार्ज होने की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में एग्रीगेट नहीं बनाते, कोagulate नहीं होते, आपस में चिपकते नहीं हैं, और रिपल्शन की वजह से वो मूव करते रहते हैं, और इसी मूवमेंट की वजह से जो है वो कोलाइड अपनी असली हालत में रहता है और वो सेटल डाउन नहीं होते पार्टिकल्स, और वो स्टेबल रहता है कोलाइड। और इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए हम पार्टिकल का चार्ज मेजर कर सकते हैं, ये हमने पहले पढ़ लिया है। और यहाँ पे चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स अगर हम देखें तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं कोलाइडल पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं। पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स की एग्जांपल दी हुई हैं, बेसिक डाई स्टफ हो सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज। इसके अलावा कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। हीमोग्लोबिन भी पॉजिटिवली चार्ज है। इसके अलावा मिथाइलिन ब्लू भी इसकी एग्जाम्पल है, वो भी यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। और नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स में एग्जांपल हमारे पास क्ले की आ जाती है, मेटेलिक पार्टिकल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और प्लाटिनम वगैरह हैं। और इसके अलावा सल्फाइड्स हैं, कॉपर, लेड, और कॉपर के, लेड के, आर्सेनिक के, एंटीमनी के और कैडमियम वगैरह के, सिलिसिक एसिड, टैनिक एसिड एंड वेनेडियम पेंटॉक्साइड वगैरह, गामा अरेबिक और सोलबल स्टार्च वगैरह, एसिड डाई स्टफ वगैरह। और इसके अलावा मैस्टिक एसिड आ जाता है, इसमें मेटेलिक सल्फाइड्स आ जाते हैं, और प्रूसियन ब्लू आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे। नेक्स्ट जी हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज किस वजह से हो सकता है? इसकी डिफरेंट रीजंस हैं। पहली है फ्रिक्शन, मीन के जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्पर्शन मीडियम के साथ जब मूव करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से उनके ऊपर चार्ज आ सकता है। सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन की वजह से चार्ज आ सकता है। दूसरी जो रीज़न हो सकती है वो हो सकती है सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन। जो सोल के पार्टिकल्स होते हैं उनमें ये टेंडेंसी होती है कि वो एनाइंस या कैटाइन को एडजॉर्ब कर सकते हैं। जैसे कि आर्सेनिक सल्फाइड की बात करें तो ये या तो आर्सेनिक आइन को जो है वो कर सकते हैं एडजॉर्ब, AS3+ आइंस को, या फिर S2 नेगेटिव आइंस को, मीन कि ये कॉमन आइन को ही एडजॉर्ब करेंगे। इसमें AS भी है और S भी है, सल्फ़र भी है, तो इस वजह से ये इन दोनों में से किसी एक को एडजॉर्ब कर सकते हैं। और
ये ऐसे आयंस को एब्जॉर्ब करेंगे जो कि एक्सेस में प्रेजेंट होंगे और इनकी प्रेसिपिटेशन के दौरान सल्फाइड आयंस प्रेजेंट होते हैं एक्सेस में, ठीक है। तो इस वजह से जो है इनकी सरफेस के ऊपर H2 नेगेटिव आयंस जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इस वजह से जो आर्सेनिक सल्फाइड जो सोल्स हैं या कोलाइड्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स रखते हैं। इसी तरह हम फेरिक हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो इसमें हम फेरिक क्लोराइड के हाइड्रोलिसिस से इसको बनाते हैं और पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं इसमें, क्योंकि इसमें Fe3 पॉजिटिव आयन जो हैं वो FeOH थ्राइस के ऊपर जो है एड्जॉर्ब हो जाते हैं और इस वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाते हैं। सिल्वर क्लोराइड जो है वो इनसोल्युबल सब्सटेंस है वाटर के अंदर। सिल्वर क्लोराइड पार्टिकल्स जो हैं वो Cl नेगेटिव आयंस को एड्जॉर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रीज़न हमारे पास आ जाती है चार्ज की, वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो सकता है। मीन के जो इलेक्ट्रो डिस्पर्शन के दौरान जो मेटल है ऑफ मेटल इन ब्रैडिग्स आर्क मेथड, इलेक्ट्रॉन बीइंग यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट आर पिक्ड अप बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। ब्रैडिग्स आर्क मेथड हमने पढ़ा था और उसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स पिक कर लें पार्टिकल्स तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रीज़न हो सकती है डिसोसिएशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल। सोप मॉलिक्यूल्स की जैसे हम बात करते हैं तो वो डिसोसिएट होते हैं और आइंस में चेंज हो जाते हैं। कैटाइन जो हैं वो सॉल्यूशन में पास कर जाते हैं, जबकि जो एनाइंस होते हैं वो एग्रीगेट बना देते हैं, इकट्ठे मिल जाते हैं और नेगेटिवली चार्ज बिग पार्टिकल बना देते हैं जिसे हम माइसल कहते हैं। एक ये रीज़न हो गई। नेक्स्ट रीज़न हो सकती है प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेसिक ग्रुप। एसिड या बेसिक ग्रुप की वजह से भी चार्ज हो सकता है कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ऊपर एसिडिक ग्रुप उनमें प्रेजेंट होते हैं COH और उनमें बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं NH2 और इट विल गिव पॉजिटिव कोलाइडल पार्टिकल इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में वो पॉजिटिव कोलाइडल पार्टिकल्स देंगे और नेगेटिव पार्टिकल्स देंगे अल्कलाइन मीडियम में, ठीक है। एसिडिक मीडियम में पॉजिटिव कोलाइडल पार्टिकल देंगे और अल्कलाइन मीडियम में नेगेटिव कोलाइडल पार्टिकल देंगे। इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो ये हमारे पास अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर है तो HCl जो है वो एसिडिक मीडियम है तो इसमें हमारे पास Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा और ये जो पार्टिकल है ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और अल्कलाइन मीडियम में हम देखें तो हमारे पास NOH जो है वो हमने अल्कली यूज़ की, तो अब क्या होगा, अब पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरह से जो है हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम पीछे वाला कंसेप्ट थोड़ा सा रिवाइज़ करें तो हमने कहा कि जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड के वो अपनी सरफेस के ऊपर कुछ चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनके ऊपर कुछ चार्जेस होते हैं और वो जिन आयंस को अपनी सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट कर लेते हैं, जो उनके ऊपर चार्ज आ जाता है वो फर्स्ट लेयर बना लेते हैं चार्ज की और वो लेयर फिक्स्ड लेयर होती है और उसके बाद डिपेंड करता है कि ये कौन से चार्ज की लेयर है, इसके अकॉर्डिंगली जो है फिर एक और लेयर बनती है जहाँ पे जो कि डिफ्यूज लेयर होती है, जो कि मूवेबल लेयर होती है। यहाँ पे ये जो चार्जेस हैं ये चेंज होते रहते हैं, मीन के बाहर वाले जो आयंस हैं वो रिप्लेस होते रहते हैं, तो इस तरह से दो लेयर्स बन जाती हैं। इसी कंसेप्ट को हम पढ़ते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर और ये डबल लेयर बनती है एट द इंटरफेस ऑफ सॉलिड लिक्विड, मीन के जहाँ पे सॉलिड कोलाइडल पार्टिकल्स और जो डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पे ये डबल लेयर बनती है। देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस एट द सरफेस ऑफ सेपरेशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। असल में होता क्या है कि जब सॉलिड जो है कॉन्टेक्ट में होता है लिक्विड के, तो डबल लेयर के जो आइंस होते हैं अपीयर्स एट द सरफेस ऑफ सेपरेशन। एक पार्ट जो होता है डबल लेयर का वो फिक्स्ड होता है ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और उसको हम कहते हैं फिक्स्ड पार्ट ऑफ द डबल लेयर, और जो दूसरा पार्ट होता है वो मूवेबल होता है। और जो फिक्स्ड लेयर होती है उसमें पॉजिटिव आइंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जो सेकंड पार्ट होता है वो डिफ्यूज़ होता है या मोबाइल लेयर होती है आइंस की विच एक्सटेंड टू द लिक्विड फेज। और ये जो लेयर होती है ये इसमें जो आइंस प्रेजेंट होते हैं वो दोनों तरह के होते हैं, पॉजिटिव आइंस भी होते हैं और नेगेटिव आइंस भी होते हैं। मीन के जो फिक्स्ड लेयर होती है उसमें एक तरह के आइंस होंगे और जो हमारे पास मूवेबल या डिफ्यूज लेयर होती है उसमें दोनों तरह के आइंस होते हैं। सच एन अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस इज शोन इन द फिगर एंड इन वन केस, इसमें हम अगर देखें फिगर में तो फिक्स्ड पार्ट ऑफ द डबल लेयर कैरीज पॉजिटिव चार्ज, जबकि दूसरे केस में हम देखें तो फिक्स्ड पार्ट में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और बाकी फिर उसके बाहर वाली लेयर जो है वो डिपेंड करती है कि पहली लेयर के लिहाज से। दीज आइन गिव्स करेक्टरिस्टिक चार्ज टू द कोलाइडल पार्टिकल एंड द ऑपोजिटली चार्ज आइंस विच आर सेट फ्री इन डिस्पर्शन मीडियम आर अरेंज्ड बाय लेयर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एट द जंक्शन एंड दीज आइंस आर प्रेजेंट मोर इन द डिफ्यूज पोर्शन ऑफ द डबल लेयर एंड गिव नेट अपोजिट
चार्ज टू दिस लेयर, और दोनों चार्जेस में जो है एक दूसरे का अपोजिट चार्ज होता है। ठीक है, इसमें से जस्ट आपने ये समझना था कि 2 लेयर्स होती हैं, एक लेयर फिक्स्ड होती है, फिक्स लेयर में जस्ट एक तरह के चार्जेस होते हैं, और जो हमारे पास डिफ्यूज़ लेयर होती है उसमें दोनों तरह के चार्जेस होते हैं। फिक्स लेयर जो होती है वो जस्ट सिंगल आइंस पे मुश्तमिल हो सकती है, मीन एक ही लेयर होगी वो, और जो मूवेबल लेयर होती है उसमें ज़्यादा सारे आइंस होते हैं, और दोनों पे नेट चार्ज जो होता है वो अपोजिट चार्ज होता है। डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, एग्जिस्टेंस ऑफ चार्जेस ऑन अपोजिट साइंस इन द फिक्स्ड एंड डिफ्यूज पार्ट ऑफ द डबल लेयर। यहाँ पे अपोजिट चार्जेस की वजह से यहाँ पे जो है वो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डेवलप हो जाता है दोनों लेयर्स के दरमियान, एंड द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टू लेयर्स इज नॉन एज जीटा पोटेंशियल। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उसको जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल कहते हैं, ये टर्म याद रखिएगा, जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल कहते हैं। कोआगुलेशन है नेक्स्ट। कोआगुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, जुड़ जाना। कोआगुलेशन इज अ प्रोसेस इन विच द चार्ज ओवर कोलाइडल पार्टिकल्स इज न्यूट्रलाइज्ड, नहीं सॉरी, कोआगुलेशन में ठीक है, इसमें जुड़ जाएंगे पार्टिकल्स और फिर जो है उनका चार्ज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। विच द चार्ज ओवर द कोलाइडल पार्टिकल्स इज न्यूट्रलाइज एंड रिजल्ट इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। फॉर दिस प्रोसेस वी डू द एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इसमें हम इस प्रोसेस के लिए हम क्या ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल हम लें तो बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन को ऐड किया जाता है आर्सेनिक सल्फाइड सोल के अंदर, और इस तरह से वो टर्बिड हो जाती है सोल, एंड आफ्टर सम टाइम जो पार्टिकल्स होते हैं आर्सेनस सल्फाइड के वो सेटल डाउन हो जाएंगे, और चार्ज जो होता है कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और हमें पता है कि आर्सेनस सल्फाइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज सोल है, तो जो सोल है आर्सेनस सल्फाइड ये स्टेबल होती है ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन बिटवीन द वेरियस कोलाइडल पार्टिकल्स, क्योंकि उनके ऊपर सिमिलर चार्जेस होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और आफ्टर द एडिशन ऑफ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, जो नेगेटिव चार्ज होता है कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर ये न्यूट्रलाइज हो जाता है बाय द पॉजिटिव चार्ज ऑन बेरियम आइंस। दस कोलाइडल पार्टिकल्स एक्यूमुलेट टू फॉर्म पार्टिकल ऑफ लार्जर साइज। एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, कोआगुलेट हो जाते हैं, लार्जर साइज के पार्टिकल्स बन जाते हैं और कोआगुलेशन हो जाती है। फ्लैकुलेशन का क्या मतलब है, इफ़ द कोआगुलेटेड सब्सटेंसेस फ्लॉट देन इट इज़ कॉल्ड फ्लॉकुलेशन। अगर कोआगुलेटेड सब्सटेंसेस जो हैं वो फ्लॉक करना शुरू कर दें तो फिर इसे फ्लॉकुलेशन कहते हैं। और इसमें हमारे पास ये डायग्राम में फिनोमेना दिखाया हुआ है, पहले जो है वो चार्ज पार्टिकल्स थे, फिर हमने बेरियम के आयन ऐड किए, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल न्यूट्रलाइज हो गए, और फिर उसके बाद उन्होंने एग्रीगेट बनाए और कोआगुलेटेड सोल पार्टिकल्स बन गए। फिर हमारे पास है हार्डी-शेल्स रूल है। और अच्छा, इस टॉपिक में एक टर्म याद रखिएगा कि अगर वो कंसंट्रेशन जिस कंसंट्रेशन के ऊपर कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो कंसंट्रेशन जिस कंसंट्रेशन में कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कोलाइडल सॉल्यूशन की वो कंसंट्रेशन होती है जब कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अच्छा जी, हमने पिछले टॉपिक में ये कहा कि हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर और इस तरह से उनकी कोआगुलेशन करवा देते हैं। अब जो इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस होते हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है, वो अपने चार्ज यानी वैलेंसी की वजह से ही कोआगुलेशन करवा रहे होते हैं। तो ये वाला रूल जो है ये हमें बताएगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस हैं उनके ऊपर जो चार्ज है, मीन उनकी जो वैलेंसी है, उसका रिलेशन बताता है कोआगुलेशन के साथ। द पावर ऑफ एन आयन टू इफेक्ट कोआगुलेशन डिपेंड अपॉन इट्स वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी कोआगुलेशन पावर जो आयन की है, जो फ्लक्चुएशन वैल्यू जो है आयन की, वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू हार्डी-शेल्स रूल, हायर इज़ द वैलेंसी ऑफ एन एक्टिव आयन। एक्टिव आयन वो होते हैं ना जो मीन के वो न्यूट्रलाइज कर देंगे उसको कोलाइडल पार्टिकल को। ग्रेटर विल बी द पावर ऑफ टू कोआगुलेट कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर तो वैलेंसी ज़्यादा है तो उसकी पावर भी ज़्यादा होगी कोआगुलेट करने की। फॉर एग्जांपल, फॉर द कोआगुलेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज आर्सेनियस सल्फाइड सोल ट्राईवैलेंट कैटाइन Al3 पॉजिटिव आयन अगर हम ऐड करते हैं तो मच मोर इफेक्टिव होगा देन बाईवैलेंट बेरियम आयन और मोनोवैलेंट सोडियम आयन। ठीक है, ऑन सिमिलर ग्राउंड फॉर द कोआगुलेशन ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल ट्राईवैलेंट एनाइन जो है PO4 3 नेगेटिव फॉस्फेट आयन जो है ये मोर इफेक्टिव होगा एज कम्पेयर टू सल्फेट आयन और मोनोवैलेंट क्लोराइड आयन। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जितनी ज़्यादा वैलेंसी उतनी ज़्यादा उनकी पावर होगी किसी भी आयन को वो करने के लिए, कोआगुलेट करने के लिए। ठीक है, फ्लोकुलेशन वैल्यू है नेक्स्ट, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिली मोल्स दैट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन सो एज टू ब्रिंग अबाउट कंप्लीट कोआगुलेशन और फ्लोकुलेशन इज कॉल्ड फ्लोकुलेशन वैल्यू। मिनिमम अमाउंट
उसकी इलेक्ट्रोलाइट की किस में मिली मोल्स के अंदर, जो कि ज़रूरी होती है कोलाइडल सॉल्यूशन के 1 लीटर को कोआगुलेट करने के लिए, उसको हम उस इलेक्ट्रोलाइट की फ्लोकुलेशन वैल्यू कहते हैं। देयर इज़ अनदर वे टू गेट कोआगुलेशन, दिस कैन बी डन बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। एक और तरीका भी है कि हम फ्लोकुलेशन या कोआगुलेशन का प्रोसेस करवा सकते हैं और इसमें हम 2 ऑपोजिटली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर देंगे। फॉर एग्जांपल मिक्सिंग फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल विद आर्सेनस सल्फाइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और आर्सेनस सल्फाइड जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, अगर इन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं तो कोआगुलेशन हो जाएगी। लेट अस हैव 3 इलेक्ट्रोलाइट, 3 इलेक्ट्रोलाइट हैं हमारे पास, Na3PO4, MgCl2 एंड Al2SO4 थ्राइस। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ट्राई सोडियम फॉस्फेट है इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड है और थर्ड हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट है। इन तीनों की अगर हम फ्लोकुलेशन वैल्यू को कंपेयर करें तो फॉर नेगेटिव सोल ग्रेटर द चार्ज ऑन द कैटाइन, अगर कैटाइन के ऊपर चार्ज ज़्यादा है ग्रेटर द फ्लोकुलेशन वैल्यू। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है। द चार्ज ऑन द कैटाइन इज़ गिवन बाय गिवन इन द गिवन इलेक्ट्रोलाइट आर एज फॉलोज। इलेक्ट्रोलाइट बताया, फिर कैटाइन बताएं, फिर उनके चार्जेस बताएं। जैसे हमारे पास ट्राई सोडियम फॉस्फेट में सोडियम के ऊपर +3 है चार्ज, +1 है, और फिर मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम के ऊपर +2 है और एल्यूमिनियम सल्फेट के अंदर एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है। तो इनकी जो वैल्यू होगी फ्लोकुलेशन की वो इस रेंज, इस तरह, इस ऑर्डर में होगी। Al2SO4 थ्राइस इज़ ग्रेटर देन MgCl2 एंड विच इज़ ग्रेटर देन Na3PO4। मीन कि ये इनके चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है प्रोटेक्टिव कोलाइड्स एंड गोल्ड नंबर। प्रोटेक्टिव कोलाइड्स को पहले देख लेते हैं। अच्छा जी, जो लायोफोबिक सोल्स होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू लायोफिलिक सोल्स। तो लायोफोबिक सोल्स को स्टेबल बनाने के लिए हम उनमें कुछ अमाउंट में लायोफिलिक सोल्स ऐड कर दें तो वो जो लायोफिलिक सोल है वो उनको स्टेबल कर देता है, और लायोफिलिक जो हम ऐड कर रहे हैं लायोफिलिक सोल, उसको हम प्रोटेक्टिव कोलाइड कहते हैं। और बेस्ट एग्जांपल लायोफिलिक सोल्स की आ जाती है हमारे पास सोप, गम, जेलेटिन वगैरह, और इनको हम ऐड करते हैं बहुत ही थोड़ी अमाउंट में, और इसको हम प्रोटेक्टिव एक्शन कहेंगे इन लायोफिलिक सोल्स का। और ऐसे कोलाइड्स जो कि प्रिवेंट करते हैं कोआगुलेशन ऑफ अदर मीन हाइड्रोफोबिक और लायोफोबिक कोलाइड्स, दीज आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। वो जो लायोफिलिक कोलाइड्स हैं जो कि लायोफोबिक कोलाइड्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको हम प्रोटेक्टिव कोलाइड्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गोल्ड नंबर। अच्छा जी, गोल्ड नंबर जो है वो हमें प्रोटेक्टिव एक्शन या प्रोटेक्टिव पावर के बारे में बताता है लायोफिलिक कोलाइड्स की, और इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो थोड़ी सी ऐसे टफ सी डेफिनेशन है, लेकिन आप लोग जब इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको ये इजी लगेगी। गोल्ड नंबर इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइड विच जस्ट प्रिवेंट कोआगुलेशन ऑफ 10 मिलीलीटर ऑफ गोल्ड सोल्यूशन व्हेन 1 मोल ऑफ अ 10% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ एडिड टू इट। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि इन्वर्स रिलेशन है, गोल्ड नंबर जितना कम होगा प्रोटेक्टिव पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, या प्रोटेक्टिव एक्शन उतना ही ज़्यादा होगा प्रोटेक्टिव कोलाइड का। जैसे जिलेटिन की बात करें तो 0.005 है इसका गोल्ड नंबर, एल्बुमिन का 0.008 है, स्टार्च का 25 है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्टिव एक्शन है वो जिलेटिन का है, एल्बुमिन का उससे कम है, और स्टार्च का सबसे कम है, क्योंकि स्टार्च की हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट लेनी पड़ेगी प्रोटेक्शन करने के लिए, और एल्बुमिन की उससे कम और जिलेटिन की सबसे कम। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ गोल्ड नंबर है, सपोज द कोआगुलेशन ऑफ 100 मिलीलीटर ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन of gold is completed by addition of 0.25 gram of starch to it after adding 1 milliliter of 10% NaCl solution। अच्छा, 10% NaCl solution भी लाजमी ऐड करना होगा। गोल्ड नंबर ऑफ स्टार्च फॉर सच अ सोल्यूशन विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अच्छा, हमें ये स्टेटमेंट बताई कि हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमने 100 मिलीलीटर जो है वो कोलाइडल सोल्यूशन है गोल्ड का, और उसको जो है हमने कोआगुलेशन उसकी करनी है, तो हम क्या ऐड करेंगे, 0.25 ग्राम जो है वो स्टार्च के ऐड करेंगे, और 1 मिलीलीटर ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन भी ऐड करेंगे। तो फिर हम स्टार्च का गोल्ड नंबर कैलकुलेट करेंगे। 100 मिलीलीटर ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन रिक्वायर टू प्रिवेंट कोआगुलेशन। 100 मिलीलीटर कोलाइडल सोल्यूशन के लिए हमें कितना जो है वो स्टार्च चाहिए, 0.25 ग्राम या 250 मिलीग्राम चाहिए। ठीक है, तो 10 मिलीलीटर के लिए कितना चाहिए होगा, 25 मिलीग्राम चाहिए होगा, और गोल्ड नंबर जो स्टार्च का होगा वो क्या होगा, 25 होगा, मीन मिलीग्राम में हमने उसको लेके आना था। लेट अस कंसिडर दैट गोल्ड नंबर ऑफ द 4 सब्सटेंसेस A, B and C, D आर 0.005, 0.05 and 0.05 and 0.5 and 5 रिस्पेक्टिवली। देन विच ऑफ दीज हैज़ द ग्रेटेस्ट प्रोटेक्टिव एक्शन, ये मैंने आपको पहले बता दिया। जो A वाला है उसका ग्रेटेस्ट प्रोटेक्टिव एक्शन होगा, क्यों, क्योंकि उसका जो गोल्ड नंबर है वो सबसे कम है, और दोनों का इनवर्स रिलेशन है। A हैज़ द ग्रेटेस्ट प्रोटेक्टिव एक्शन एज इट रिक्वायर्स द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ A टू प्रिवेंट द कोआगुलेशन ऑफ द गोल्ड सोल्यूशन आफ्टर द एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स।
कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और उनको जब हम सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं तो डायरेक्टली हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं या जॉइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं ये। और इनकी जो डायमेंशंस होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स की, वो रेंज करती हैं 10 to 1000 एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, मीन इनका साइज़ की रेंज होती है 10 to 1000 एंगस्ट्रॉम। और इसमें बेस्ट एग्जांपल जेलेटिन, सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक रबर, सेलुलोज एंड स्टार्च वगैरह जो है इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। द सॉल्यूशन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स बिहेव लाइक रिवर्सिबल कोलाइड्स, मीन के लायोफिलिक नेचर के होते हैं ये। मैक्रो मॉलिक्यूल के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो लायोफिलिक नेचर के होते हैं। दे हैव हाई विस्कोसिटीज एंड शो अ वीक टाइंडल इफेक्ट, इनकी विस्कोसिटी की वैल्यू भी ज़्यादा होती है और ये बहुत कम टाइंडल इफेक्ट शो करते हैं। एनी हाउ दे डू नॉट कैरी एन इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड डू नॉट शो इलेक्ट्रोफोरेसिस, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस भी शो नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास इमल्जन्स आ जाती हैं। इमल्जन्स जो होती हैं ये होता है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, दोज कोलाइडल सॉल्यूशंस इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज एज वेल एज द डिस्पर्शन मीडियम आर लिक्विड आर नोन एज इमल्जन। ठीक है, फिर डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट दैट विच टाइप ऑफ लिक्विड इज डिस्पर्स्ड फेज एंड विच टाइप इज डिस्पर्शन मीडियम, देयर आर 2 टाइप ऑफ इमल्जन्स। ऑयल इन वाटर इमल्जन्स होती हैं जिनको हम कहते हैं O/W। ठीक है, ये ऑयल इन वाटर इमल्जन्स हैं और इसमें हमारे पास बेस्ट एग्जांपल आ जाती है मिल्क की। ऑयल इन वाटर इमल्जन में बेस्ट एग्जांपल मिल्क की आ जाती है और मिल्क के अलावा भी एग्जांपल्स होती हैं। ये आप लोग सर्च कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। अच्छा, ऊपर हमने गोल्ड नंबर पढ़ा था, हमारी सिलेबस में जस्ट गोल्ड नंबर दिया हुआ है। गोल्ड नंबर के अलावा सिल्वर नंबर, सल्फ़र नंबर और प्रूशियन ब्लू नंबर भी हो सकता है। और ये इनका जो है ना, इनको आप लोग सर्च कीजिएगा और इसके बारे में कमेंट्स में आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने सर्च किया तो क्या सीखा इससे। ठीक है, हम इमल्जन की तरफ आते हैं। फर्स्ट टाइप थी ऑयल इन वाटर की और इसमें ये ऐसी इमल्जन होती हैं जिनमें ऑयल जो है वो डिस्पर्स्ड फेज़ होता है और वाटर जो होता है वो डिस्पर्शन मीडियम होता है और इसमें मिल्क इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। दूसरी टाइप आ जाती है वाटर इन ऑयल इमल्जन। इसमें वाटर कम क्वांटिटी में होगा, ऑयल ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। इसको लिखेंगे हम तो W/O से लिखेंगे। ठीक है, W/O से लिखेंगे। और इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है बटर की, कॉड लिवर ऑयल की और कोल्ड क्रीम्स वगैरह की एग्जांपल आ जाती है। फिर हमारे पास इमल्सिफिकेशन को हम डिफ़ाइन करें, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इमल्जन इज़ कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। इमल्जन को प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। प्रिपरेशन ऑफ इमल्जन, दो इमिसिबल लिक्विड्स को जब आपस में शेक करते हैं तो इफ़ वी शेक ऑयल और बेंजीन विद वाटर, अगर ऑयल या बेंजीन को वाटर के साथ शेक करते हैं तो ऑयली लिक्विड जो है वो डिस्पर्स्ड हो जाते हैं ड्रॉपलेट्स की शक्ल में और इस तरह से इमल्जन बन जाती है। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए बनेगी, जब हम इस मिक्सचर को रख देंगे तो थोड़ी देर के बाद दोबारा जो ऑयल के पार्टिकल्स हैं वो आपस में कंबाइन होकर कोagulate होकर दोबारा सेपरेट लेयर बना लेंगे। तो इसके लिए जो है ना हमें कुछ स्टेबलाइज़र चाहिए होते हैं। द ड्रॉपलेट्स क्विकली रिकम्बाइन एंड टू लिक्विड सेपरेट इनटू 2 लेयर्स इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज दैम द इमल्जन इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, वो जो स्टेबलाइज़र ऐड करते हैं उनको इमल्सिफाइंग एजेंट्स कहते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट जो हैं वो हेल्प करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स बाय लोअरिंग द इंटरफेशियल टेंशन। इंटरफेशियल टेंशन को कम करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट और ड्रॉपलेट्स को आपस में कंबाइन नहीं होने देते एंड इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम कोagulation एंड द फंक्शन ऑफ इमल्सिफायर इज़ टू एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। इमल्सिफायर का फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे एक्ट करना अराउंड ऑयल ड्रॉपलेट्स ऑफ इमल्जन। इन दिस वे इट्स स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, और इमल्सिफाइंग एजेंट की वजह से ऑयल ड्रॉपलेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इमल्सिफाइंग एजेंट्स आर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ये इमल्सिफाइंग एजेंट हैं, बेस्ट इमल्सिफाइंग एजेंट सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सम अदर स्टेबलाइजिंग एजेंट्स आर प्रोटीन्स एंड गम्स। इसके अलावा प्रोटीन एंड गम्स भी इसके एग्जांपल हैं। एंड डाइजेशन ऑफ फैट इन द इंटेस्टाइन इज़ फैसिलिटेटेड बाय इमल्सिफिकेशन। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो फैट की डाइजेशन होती है वो भी इमल्सिफिकेशन की वजह से होती है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट फॉर्म सोडियम सोप विद द अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ इंटेस्टाइन। थोड़ी सी अमाउंट में जो फैट होती है वो सोडियम साल्ट प्रोड्यूस करती है अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ इंटेस्टाइन के साथ। इट इमल्सिफाइज द रेस्ट ऑफ द फैट एंड मेक्स इट ईजियर फॉर द डाइजेस्टिव एंजाइम टू डू देयर वर्क। और इस तरह डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो ईजिली फैट को डाइजेस्ट कर देते हैं। उसके अलावा मैनी लोशंस, क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट आर इमल्जन्स ऑफ ऑयल इन वाटर। याद रखिएगा, ऑयल इन वाटर की एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ पे आ गई, लोशंस, क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स वगैरह। अच्छा, इसमें हमारे पास ये कौन सी हैं, ऑयल इन वाटर की एंड वाटर इन ऑयल, दोनों तरह की ये इसमें एग्जांपल आ जाती हैं। इमल्जन्स फाइंड एप्लीकेशंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स एज वेल। ओर्स की कंसंट्रेशन में भी इमल्जन की एप्लीकेशन होती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल इमल्जन। फॉर्मिंग 2 टेस्ट आर अप्लाई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 टाइप ऑफ इमल्जन। पहले है डाई टेस्ट। इन द इमल्जन इफ़ द इमल्जन इज़ हीटेड विद द ऑयल सोलुबल डाई, अगर ऑयल सोलुबल डाई के साथ हम हीट करते हैं अपने इमल्जन को एंड इमल्जन गेंस द कलर ऑफ द डाई, अगर तो ऑयल सोलुबल जो हमारी ऑयल सोलुबल डाई है उसका कलर इमल्जन ऑब्टेन कर ले तो इसका मतलब है वाटर इन ऑयल इमल्जन है, मीन कि ऑयल जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। और अगर
जो है इमल्जन जो है वो कलर कैच नहीं करती तो फिर हमारे पास वो ऑयल इन वाटर इमल्जन होगी। दूसरा टेस्ट है कंडक्टेंस मेथड। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन इमल्जन एंड इफ़ द कंडक्टेंस इंक्रीजेज, अगर कंडक्टेंस इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा, इसमें याद रखें कि इसमें हमने ऑयल सोल्यूबल डाई यूज़ किया पहले टेस्ट में, डाई टेस्ट में ऑयल सोल्यूबल डाई यूज़ किया है, तो इस वजह से ऑयल जो है वो डिस्पर्शन मीडियम होगा, ज़्यादा अमाउंट में ऑयल प्रेजेंट होगा। कंडक्टेंस मेथड में वाटर चूँकि कंडक्टेंस शो करेगा तो इस वजह से ये टाइप जो होगी ये ऑयल इन वाटर टाइप होगी। द इमल्जन इज़ ऑयल इन वाटर टाइप एंड इफ़ देयर इज़ नो एप्रिसिएबल चेंज इन कंडक्टेंस देन वाटर इन ऑयल टाइप इमल्जन विल बी। स्ट्रक्चर ऑफ इमल्जन पार्टिकल्स की बात करें तो इमल्जन इज़ प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स एंड एन इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्जन को प्रिपेयर करते हैं, दो इमिसिबल लिक्विड को मिक्स करते हैं और उनमें एक इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं एंड द इमल्सिफाइंग एजेंट इज़ 0.5 to 5%। इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो 0.5 to 5% हो सकता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट लेट अस कंसिडर एन इमल्जन इन विच सोप इज़ यूज्ड एज एन इमल्सिफायर इन ऑयल इन वाटर इमल्जन। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें सोप को इमल्सिफायर के तौर पर यूज़ करते हैं, ऑयल इन वाटर इमल्जन बना रहे हैं। द हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल विल बी अट्रैक्टेड बाय द ऑयल एंड द पोलर हेड्स विल बी अट्रैक्टेड बाय द वाटर। ठीक है, इन दिस वे द ड्रॉपलेट्स ऑफ द ऑयल विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोलिसेंस, और इस तरह से वो आपस में कंबाइन नहीं करेंगे बाय द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द इमल्सिफायर एंड द ड्रॉपलेट्स हुज सरफेस आर covered with the soap molecules are however electrically charged by the ionized carboxylic group of the soap and in this way droplets of the oil repel each other before they collide and they so the emulsion is stabilized। और इस तरह जो है वो उनके ऊपर एक सोप की वजह से एक चार्ज आ जाता है, सारे पार्टिकल्स के ऊपर जो है वो एक जैसा चार्ज आ जाता है, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, कोलाइड जब करेंगे एक दूसरे के करीब जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, मूव करते रहेंगे, ब्राउनियन मूवमेंट शो करेंगे और इस तरह से जो है वो स्टेबल रहेगी इमल्जन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फैक्टर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ इमल्जन। इमल्जन की स्टेबिलिटी के लिए कौन से फैक्टर होते हैं? थिकनेस ऑफ द प्रोटेक्टिव फिल्म, नंबर 2 कॉम्पैक्टनेस ऑफ प्रोटेक्टिव फिल्म, नंबर 3 इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट और द फिल्म एंड नंबर 4 है विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्स्ड मीडियम, नंबर 5 डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन टू लिक्विड्स। जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डी इमल्सिफिकेशन। इसके नेम से ही पता चल रहा है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इमल्जन टू यील्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड इज़ कॉल्ड डी इमल्सिफिकेशन। मीन के इमल्जन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिक्विड्स में चेंज करना, इसको हम डी इमल्सिफिकेशन कहेंगे। फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड: हीटिंग, सेंट्रीफ्यूजिंग, एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स टू प्रेसिपिटेट आउट द डिस्पर्स्ड फेज, सेपरेशन ऑफ द क्रीम फ्रॉम द मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डी इमल्सिफिकेशन बाय मीन्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, ये जो मिल्क से क्रीम को हम अलग करते हैं तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन की एक एग्जांपल है। जेल्स एंड जेलीज है नेक्स्ट हमारा टॉपिक। जेलीज जो है ये कॉमन नेम है फॉर जेल एंड दे आर सेमी रिजिड सोल कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स इन विच वन इज सॉलिड एंड द अदर इज लिक्विड। तो जेलीज और जेल्स जो है लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, लिक्विड इन सॉलिड कोलाइड्स होते हैं या मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है टेबल जेलीज जो हैं वो भी प्रिपेयर की जाती हैं, जेलेटिन से प्रिपेयर की जाती हैं। फ्रूट जेलीज जो होती हैं या जैम्स वगैरह जो होते हैं उनमें पैक्टिन को यूज़ किया जाता है और पैक्टिन जो है ये एक सोलबल गम होती है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ जेल्स की बात करें तो हमारे पास जो है जेल्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़ जेल्स को क्लासीफाई करेंगे। एक होती हैं इलास्टिक जेल्स होती हैं, रिजिड और नॉन इलास्टिक जेल्स होती हैं एंड थिक्सोट्रॉपिक जेल्स होती हैं। 3 टाइप्स हैं जेल्स की। इसमें फिर हमारे पास आ जाते हैं द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलास्टिक जेल और दोज विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम सोल्स ऑफ जिलेटिन, एगर, स्टार्च, जैम, जेलीज एंड मैनी काइंड ऑफ पुडिंग्स। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट हमारे पास सिलिका जेल इज़ नॉन इलास्टिक जेल। ठीक है, पहले हमने इलास्टिक जेल की एग्जांपल देखी ना, तो उसमें हमारे पास जेलेटिन, एगर, स्टार्च, जैम, जेलीज और पुडिंग वगैरह ये इलास्टिक जेल्स के एग्जाम्पल हैं। सिलिका जेल जो है ये नॉन इलास्टिक जेल है। मैनी ऑफ द मेटेलिक हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड जो हैं ये भी नॉन इलास्टिक जेल हैं। नॉन इलास्टिक जेल में सिलिका जेल, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स आ जाते हैं। इसके अलावा रिवर्सिबल आइसोथर्मल सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ फाउंड इन सर्टेन सोल्स सच एज कोलाइडल आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। इफ़ दीज आर अलाउड टू स्टैंड undisturbed then gel formation take place and if the resulting gel is shaken soul is reformed। मीन के जेल को सोल में और सोल को जेल में चेंज किया जा सकता है। दिस रिवर्सिबल सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन एज थिक्सोट्रॉपी। जेल को सोल में और सोल को जेल में चेंज करने का ये जो प्रोसेस है इसको थिक्सोट्रॉपी कहते हैं और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पेंट्स, और पेंट्स में जो है ये यूज़ किया जाता है। और ज़ीरो जेल भी होते हैं। ज़ीरो जेल अच्छा, ज़ीरो जेल जो होते हैं ये क्या होते हैं? ज़ीरो जेल ड्राई जेल होती है जिसमें जो लिक्विड होता है वो लेस होता है।
ठीक है। और बाकी जो जेल्स होते हैं या जेलीज होते हैं उनमें लिक्विड काफ़ी ज़्यादा होता है। जेलीज या जेल्स में लिक्विड तकरीबन 95 to 99% तक हो सकता है, क्योंकि जो है ना इसमें लिक्विड ज़्यादा होता है और तभी तो ये जेली की इस तरह की अपीयरेंस होती है। और जो ज़ीरो जेल्स हैं उनमें लिक्विड बहुत कम होता है, ठीक है। अगर कंपैरेटिवली लिक्विड कम हो तो उनको ज़ीरो जेल कहते हैं। और सोल को जेल और जेल को सोल में चेंज करने के प्रोसेस को हम जेल ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, और इसको थिक्सोट्रॉपी भी कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेंट्स वगैरह में। और इसके अलावा सोल को जब जेल में चेंज करते हैं तो इसको जिलेशन कहते हैं। सोल को जेल में चेंज करते हैं तो इस प्रोसेस को जिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कोलाइड्स। अच्छा, कोलाइड्स की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं और लिविंग टिश्यूज़ जो होते हैं वो भी कोलाइड्स के बने हुए होते हैं। इस तरह इसके अलावा फिनोमेना ऑफ एडजॉर्प्शन, डायलिसिस, कोगुलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट हैं इन प्रिपरेटिव केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल को प्रेसिपिटेशन, वाशिंग ऑफ प्रेसिपिटेट, फिल्ट्रेशन, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, ये सारी जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री में इनको स्टडी किया जाता है। ये भी कोलाइड से रिलेटेड हैं। कोलाइडल साइंस इंपॉर्टेंट है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स, प्लास्टिक, टेक्सटाइल्स, फोटोग्राफिक पेपर एंड फिल्म्स, ग्लूज, इंक्स, सीमेंट, सिरेमिक्स, रबर, लेदर, लुब्रिकेंट्स, सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। इसके अलावा आइटम्स लाइक एग्रीकल्चरल स्प्रेज, इंसेक्टिसाइड्स, एरोसोल्स, जेल्स एंड जेलीज, बटर, चीज़, सैलड, एडहेसिव्स इन्वॉल्व्स द कोलाइडल केमिस्ट्री। नंबर 5 पे आ जाता है सम इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस लाइक प्रिंटिंग, ब्लीचिंग, डीकलराइजिंग, टेनिंग, डाइंग एंड द सेपरेशन ऑफ पल्वराइज्ड ओर्स इन्वॉल्व्ड इन द कोलाइडल केमिकल एस्पेक्ट। Colloidal chemistry find important application to biology and medicine. For example, blood and protoplasm are complex colloidal solutions. Skin, muscles and many different tissues are gels with peculiar structure. 6 आ जाता है हमारे पास the coagulation of colloidal solution is a very important phenomena. This fact is applied in nature to a number of technical problems which are as follows. फिर जो technical problems हैं वो कौन कौन से हैं? Purification of drinking water को purify करने के लिए यूज़ किया जाता है। Ordinary water contains suspended impurities। जो ऑर्डिनरी वाटर होता है उसमें सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं इम्प्योरिटीज़ के वो यूजुअली जो है कोलाइडल साइज़ के होते हैं और उनके ऊपर ज़्यादातर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके लिए हम पोटाश एलम यूज़ करते हैं। वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए पोटाश एलम यूज़ करते हैं। इसमें एलुमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है, तो वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, वो इस +3 एलुमिनियम आयन के साथ न्यूट्रलाइज हो जाती हैं और कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं उनका चार्ज ख़त्म हो जाता है और इस तरह से वो सेटल डाउन हो जाते हैं वाटर में और वो ड्रिंकिंग के लिए फ़िट हो जाता है। फिर मेडिसिन की बात करते हैं तो बहुत सी मेडिसिन जो हैं उनको यूज़ किया जाता है एज अ सोल्स। सच मेडिसिन आर मोर इफेक्टिव बिकॉज दे हैव ग्रेटर एसिमिलेशन एंड एड्जॉर्प्शन क्वालिटीज़। उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल में भी यूज़ किया जाता है। स्मोक इज़ अ कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ कार्बन पार्टिकल इन एयर। कार्बन पार्टिकल्स कैन बी कोagulated बाय यूजिंग द कंडक्टर नियर द एग्जिट ऑफ द चिमनी। कंडक्टर यूज़ किया जाता है नियर द एग्जिट ऑफ द चिमनी और वहाँ से कार्बन पार्टिकल को रिमूव किया जाता है। इन दिस वे कार्बन पार्टिकल सेटल डाउन एंड द कार्बन लेस फ्यूम्स और एयर कम्स आउट ऑफ द चिमनी एंड दिस डिज़ाइन इज़ नॉन एज क्वार्टरल डस्ट प्रेसिपिटेशन। याद रखिएगा, कार्बन पार्टिकल को स्मोक में से जो रिमूव किया जाता है उस डिज़ाइन को हम क्या कहते हैं? क्वार्टरल डस्ट प्रेसिपिटेशन। क्वार्टरल डस्ट प्रेसिपिटेशन। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पेज आ गया। ये है इसमें क्वार्टरल स्मोक प्रेसिपिटेटर की डायग्राम। और नेक्स्ट हमारे पास फोटोग्राफी में भी हम यूज़ करते हैं। द फोटोग्राफिक फिल्म कंटेन्स द कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ द सिल्वर ब्रोमाइड इन जेलेटिन। फोटोग्राफिक फिल्म में कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं सिल्वर ब्रोमाइड के जेलेटिन के अंदर। दिस फिल्म कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ ग्लास प्लेट बाय डिपॉजिटिंग अ मिक्सचर ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड एंड जेलेटिन। ठीक है। उसके बाद सीवेज डिस्पोजल के लिए भी द सीवेज डिस्पोजल कैरीज डार्ट पार्टिकल। सीवेज डिस्पोजल में डार्ट पार्टिकल होते हैं जो कि वाटर के अंदर सस्पेंड हुए होते हैं। सीवेज वाटर को जब कॉन्टैक्ट में लाया जाता है इलेक्ट्रोड्स के साथ ऑफ ऑपोजिट चार्ज इन अ बिग टैंक। इन दिस वे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और उनको सेपरेट कर लिया जाता है। उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है तो चार्ज के लिहाज से उनको सेपरेट कर लिया जाता है और इन पार्टिकल को फिर मैन्योर के तौर पे यूज़ किया जाता है। टेनिंग जो प्रोसेस होता है, हाइड्स जो होते हैं, बोथ हाइड्स एंड स्किन्स आर जेल स्ट्रक्चर कंटेनिंग प्रोटीन इन द कोलाइडल फॉर्म। वी कैन टेन हाइड्स मीन के उसमें भूरा रंग कर सकते हैं उसमें हाइड टू लेदर बाय यूजिंग कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट के ज़रिए ये प्रोसेस किया जाता है। हम चूँकि MCQs के लिहाज से पढ़ रहे हैं तो जिन वर्ड्स पे मैं ज़ोर दे रही होती हूँ, जैसे कॉमन साल्ट पे मैंने ज़ोर दिया, तो याद रखिएगा कि टेनिंग में कॉमन साल्ट यूज़ किया जाता है। एनी हाउ इन जनरल प्रैक्टिस द प्रेसिपिटेशन इज़ डन बाय मीन्स ऑफ एलम। इसके अलावा एलम, क्रोमियम साल्ट भी यूज़ किए जाते हैं। बाय टेन्स फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री की बार्क भी यूज़ की जाती है। कर्ड फॉर्मेशन है फिर व्हेन मिल्क सोर्स देन बैक्टीरिया फॉर्म लैक्टिक एसिड फ्रॉम मिल्क शुगर। मिल्क शुगर से बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बनाते हैं एंड दिस एसिड चेंजेस
द कोलाइडल केसिन इनटू कार्ड, और मिल्क की जो केसिन प्रोटीन होती है उसको वो मीन केसिन जो है वो डेयरी प्रोडक्ट होता है मिल्क के अंदर, उसको वो दही में चेंज कर देते हैं। डेल्टा फॉर्मेशन, डेल्टा इज़ फॉर्म्ड एट द प्लेस वेयर द रिवर एंटर द सी, जहाँ पे दरिया जो है वो समंदर के साथ मिल रहा होता है तो वहाँ पे डेल्टा बनता है। जो दरिया का पानी होता है उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, मिनरल्स वगैरह के, मीन क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब दो पानी जब आपस में मिलते हैं, सी वाटर और जो रिवर का वाटर जब आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे कोआगुलेशन होती है, और इस तरह से क्ले जो है वो एक फर्टाइल, दिस क्ले इज़ फर्टाइल एंड नॉन एज डेल्टा, और वहाँ पे डेल्टा बनता है और वो जो क्ले होती है काफ़ी फर्टाइल होती है। फिर नेचुरल रबर आ जाता है। नेचुरल रबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सेक्रीशन ऑफ सर्टन ट्रीज एज एन इमल्जन ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन वाटर कॉल्ड लेटिक्स। नेचुरल रबर जो होता है वो ऑब्टेन होता है कुछ सर्टन ट्रीज़ की सेक्रीशन से, और वो इमल्जन की तरह होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं उसमें रबर के अंदर, और इसको लेटिक्स कहते हैं। और दिस लेटिक्स इज चेंज्ड इनटू रबर बाय मींस ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड और बाय स्मोक, और उस लेटिक्स को रबर में चेंज करने के लिए डाइल्यूट एसिटिक एसिड या स्मोक यूज़ किया जाता है, और इट इज़ स्लाइटली एसिडिक। उसके बाद ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था आप लोगों को। केमिकल वारफेयर, स्मोक एंड मिस्ट स्क्रीन्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्सप्लोजन ऑफ बम्स, बम के एक्सप्लोजन से स्मोक या मिस्ट की स्क्रीन्स प्रोड्यूस होती हैं, और दे आर हार्मफुल टू ह्यूमन्स, सो वी हैव टू वियर गैस मास्क, तो हमें गैस मास्क यूज़ करने पड़ते हैं। ये जो मास्क होते हैं इनके अंदर कोलाइडल चारकोल होता है, ठीक है, एनिमल चारकोल को यूज़ किया जाता है गैस मास्क के अंदर। सो द डेंजरस स्मोक एंड मिस्ट पार्टिकल्स आर प्रेसिपिटेटेड डाउन एंड ह्यूमन लाइफ इज सेव्ड, और उन पार्टिकल्स की वजह से डेंजरस स्मोक वगैरह जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, और फिर इंसानी ज़िंदगी जो है वो बच सकती है। और यहाँ पे जो स्मोक एंड मिस्ट स्क्रीन की बात की है उसमें टाइटेनियम ऑक्साइड यूज़ किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और इसके अलावा कोलाइडल सॉल्यूशन की एप्लीकेशन आर्टिफिशियल रेन में भी हैं, ब्लड में, मिल्क, आइसक्रीम, नेचुरल हनी वगैरह, तो ये सारा आप लोग याद रखिएगा। नेचुरल हनी को आर्टिफिशियल हनी से सेपरेट करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको लेज टेस्ट कहते हैं, और इसके ज़रिए डिफ्रेंशिएट किया जाता है बिटवीन नेचुरल हनी एंड आर्टिफिशियल हनी। इसमें जो रिएजेंट यूज़ किया जाता है वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यूज़ किया जाता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब हनी को ट्रीट किया जाता है तो अगर तो नेचुरल हनी हो तो हमारे पास रेडिश येलो कलर आ जाता है, और अगर आर्टिफिशियल हनी हो तो फिर हमारे पास डार्क येलो या ग्रीनिश प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं। ये सारी बातें आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और गिवन टाइम में अपना टास्क कंप्लीट करने की कोशिश किया करें, मेहनत जारी रखें। यकीनन अल्लाह पाक जो है वो मेहनत करने वालों को पसंद करते हैं और उनको ज़रूर कामयाबी अता करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। आज की वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गई, मेरी कोशिश थी कि इतनी लेंथी ना हो, लेकिन चूँकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा था तो दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफ़िज़।